बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में आज हमारा जो टॉपिक है वो है जी हिस्ट्री ऑफ अफ़गानिस्तान। यानी आज हम अफ़गानिस्तान की जो तारीख़ है इसके ऊपर बात करेंगे और देखेंगे कि अफ़गानिस्तान की जो तारीख़ है वो किस तरह की रही। तो इसमें हम डिस्कस क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि अफ़गानिस्तान की जो हिस्ट्री है, जो मॉडर्न अफ़गानिस्तान जिसको आज हम कहते हैं, जो आपके सामने जो मैप आपको दिखाई दे रहा है अफ़गानिस्तान का, ठीक है, तो इस अफ़गानिस्तान की हम बात कर रहे हैं इन बॉर्डर्स के अंदर की। तो ये जो हिस्ट्री है ये स्टार्ट होती है 1747 से, यानी 1747 से जो है ये हिस्ट्री स्टार्ट होती है और इसको हम लेके चलेंगे जी 2021 तक। आज तक हम देखेंगे कि क्या क्या जो है वो अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री के अंदर इम्पॉर्टेंट रहा। ठीक है, अब इससे पहले की जो हिस्ट्री है अफ़गानिस्तान की, वो अफ़गानिस्तान की एक्चुअल हिस्ट्री नहीं एक्चुअली में, क्योंकि अफ़गानिस्तान भी जो है वो किसी न किसी सल्तनत का जो है वो हिस्सा ही रहा। यानी कोई ना कोई जो किंगडम रहा, कोई डायनेस्टी जो रही है उस डायनेस्टी का पार्ट रहा अफ़गानिस्तान। कभी पर्शियन एम्पायर का पार्ट रहा, ठीक है, कभी इंडो पाकिस्तान की जो यहाँ पे थी मुग़ल एम्पायर हो गई या जो बाकी एम्पायर्स हो गई उनका रहा। इसी तरह से जो अगर बात की जाए बीसी के ज़माने की, ठीक है, तो उस टाइम पे जैसे कंधार था, तो गंधार जिसको कहा जाता था, तो ये जो गंधार का इलाका था ये 16 महाजनपद का एक हिस्सा था। तो ये मुख्तलिफ किंगडम्स का हिस्सा रहा। जो इंडिपेंडेंट अफ़गानिस्तान था उसको माना जाता है कि वो 1747 यानी 1747 से जो है वो अहमद शाह अब्दाली जो हैं उन्होंने जो है इसका आगाज़ किया या उन्होंने इसे आज़ाद करवाया और बुनियाद रखी आज़ाद अफ़गानिस्तान की। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं टेबल ऑफ कंटेंट कि हम किस किस को डिस्कस करने लगे हैं। सबसे पहले हम अफ़गानिस्तान का ज्योग्राफी देखेंगे, उसके बाद अर्ली हिस्ट्री को उसका ब्रीफली हम रिव्यू लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि जो अफ़गान किंगडम है ये 47 के अंदर 1747 में किस तरह से ये इमर्ज हुआ। उसके बाद राइज़ ऑफ दोस्त मोहम्मद ख़ान हम देखेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम देखेंगे जी फर्स्ट एंग्लो अफ़गान वॉर का जिक्र करेंगे कि किस तरह से जो है अफ़गानियों की और अंग्रेज़ों की पहली जंग हुई और क्या वजूहात थी। इसमें दोस्त मोहम्मद ख़ान का क्या रोल रहा, उनके बेटे जो है वो शेर अली का क्या रोल रहा। सेकंड अफ़गान वॉर का हम जिक्र करेंगे, एंग्लो अफ़गान वॉर का। उसके बाद अब्दुर्रहमान द आयरन अमीर जिनका जिक्र करेंगे। उसके बाद हबीबुल्ला का जिक्र करेंगे। उसके बाद थर्ड एंग्लो अफ़गान वॉर की बात करेंगे और इसी के साथ ही जो है वो अफ़गानिस्तान क्योंकि अपनी जो इंडिपेंडेंस की हिस्ट्री है वो 19 अगस्त को सेलिब्रेट करता है। ठीक है, थर्ड एंग्लो अफ़गान वॉर के बाद की इसको हम देखेंगे। और इसके बाद जो है वो अमानुल्लाह की बात करेंगे कि उन्होंने जो मॉडर्निटी लाई या मॉडर्निज़म जो लेके आए तो उसका क्या नतीजा निकला। फिर सिविल वॉर हुई, उसके बाद क्या हुआ, ब्रदर्स के रूल्स की बात करेंगे। फिर दाऊद ख़ान की हम बात करेंगे कि दाऊद ख़ान जो है जो एंटी पाकिस्तान माने जाते थे, ठीक है, उन्होंने जो है वो क्या रोल प्ले किया अफ़गानिस्तान के अंदर। और इसके बाद जो है वो ज़ाहिर शाह जो हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूशनलिज़म किस तरह वो अफ़गानिस्तान को एक बादशाहत से, ठीक है जी, वो कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ लेके आए। और इसके बाद हम फिर बात करेंगे कि दाऊद ख़ान दोबारा से वापस आए तो फिर क्या हुआ, जो सोर रेवोल्यूशन आया, ठीक है। और उसके बाद जो है वो फिर एक पूरी वॉर जो स्टार्ट होगी, श्वेत अफ़गान वॉर जिसको हम कहते हैं, उसका जिक्र करेंगे। फिर ऑक्यूपेशन एंड रेजिस्टेंस का जिक्र करेंगे, किस तरह से फिर वहाँ पे रेजिस्टेंस की गई, उसमें पाकिस्तान जो है ख़ास करके इसका क्या रोल रहा, किस तरह से पाकिस्तान ने जो है वो सेलिब्रेट किया इसे या डिफीट किया वहाँ पे सोवियत यूनियन को। ठीक है, और इसके बाद हम बात करेंगे जी सिविल वॉर की जो कि स्टार्ट हुई। और उसके बाद हम बात करेंगे तालिबान की, किस तरह तालिबान जो है वो इमर्ज हुए उसके बाद अफ़गानिस्तान के अंदर, क्योंकि आज देखिए आज भी जो है वो देख रहे हैं अफ़गानिस्तान के अंदर जो है तालिबान दोबारा से उन्होंने टेक ओवर कर लिया है। तो इनकी हिस्ट्री जो है एक्चुअली में तालिबान की क्या रही। फिर 9/11 का जिक्र करेंगे। उसके बाद जो है वो हामिद करज़ई और अशरफ गनी गवर्नमेंट का। और फिर देखेंगे तालिबान कैसे वापस आए और अब आगे क्या होने जा रहा है, एक्सपेक्टेड क्या है। तो ये हमारा टेबल ऑफ कंटेंट है, इसको हम जो है वो डिस्कस करते चले जाएंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री को। अब सबसे पहले अगर बात करें अफ़गानिस्तान की ज्योग्राफी की कि अफ़गानिस्तान का जो मुल्क है एक्चुअली में ये अफ़गानिस्तान का मुल्क कहाँ पे वाक़ है और किस तरह से जो है वो ये लैंड लॉक्ड है। तो देखिए यहाँ पे आप अगर इस मैप के अंदर देखिए तो यहाँ पे ये आपको अफ़गानिस्तान दिखाई दे रहा है। ठीक है, अफ़गानिस्तान की एक साइड पे पाकिस्तान है, ठीक है, यानी अफ़गानिस्तान की जो ईस्ट साइड है, मशरिक़ की साइड, इस पे पाकिस्तान वाक़ है। इसी तरह से जो इसकी नॉर्थ है अफ़गानिस्तान की, यहाँ पे ताजिकिस्तान और चाइना जो है वो साथ में हल्का सा यहाँ पे टच हो रहा है। और इसी तरह से जो इसकी वेस्ट है, वेस्ट साइड पे ईरान है एक तो, ठीक है, ईरान का बॉर्डर है। और दूसरी साइड पे जो है वो तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान का बॉर्डर यहाँ पे आता है। और साउथ की बात करें तो साउथ में भी जो है वो पाकिस्तान का बलूचिस्तान का प्रोविंस है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है वो ईरान ही जो है वो वाक़ है। तो एक तरह से अफ़गानिस्तान जो है वो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड कंट्री एक ऐसा मुल्क जो कि चारों तरफ से जो है वो ज़मीन से घिरा हुआ हो, वहाँ पर समंदर जो है वो कोई भी ना हो। इसलिए ये काफ़ी मुश्किल है अफ़गानिस्तान के लिए कि
अफगानिस्तान को अपने पड़ोसियों के साथ बना के ही रखनी पड़ेगी ताकि वो अपनी ट्रेड को आगे लेके जा सके, क्योंकि ट्रेड जो है हमें पता है समंदर के थ्रू ही होती है, तो जाहिर बात है समंदर उनके पास नहीं। अब जैसे अफगानिस्तान की जो 90% ट्रेड है वो पाकिस्तान के थ्रू ही होती है, अरेबियन सी, और फिर यहाँ से पाकिस्तान के थ्रू जो है वो तोरखम बॉर्डर से जो है वो वहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर अपनी ट्रेड उनकी होती है, ठीक है। तो ये अफगानिस्तान का जो है वो ज्योग्राफी है कि पहाड़ों के बीच में। इसके अलावा अफगानिस्तान जो है वो साउथ एशिया के अंदर है, ठीक है जी। साउथ एशिया के जो 8 कंट्रीज़ हैं उनमें से एक अफगानिस्तान भी है। इसके अलावा ये साउथ एशिया में भी है, लेकिन साथ में इसको सेंट्रल एशिया में भी समटाइम कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो कंट्रीज़ है उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ये जो कंट्रीज़ हैं ये एक्चुअली में ये सेंट्रल एशियन नेशंस हैं। तो अफगानिस्तान भी पहले सेंट्रल एशियन नेशन ही माना जाता था, अब भी ये सेंट्रल एशियन नेशन ही है। जैसे टर्की की हम बात करते हैं, ये रशिया की कि वो आधा जो है वो यूरोप के अंदर है और आधा जो है वो एशिया के अंदर है, तो कुछ इसका भी इसी तरह का है कि अफगानिस्तान जो है वो साउथ एशिया के अंदर भी शामिल है, आप कह सकते हैं, ठीक है। और साथ में जो है सेंट्रल एशिया के अंदर भी ये आता है। और इसके अलावा यहाँ पे अगर इस दूसरे आप पिक्चर के अंदर देखिए तो यहाँ पे जो है ये मैप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको अफगानिस्तान के हालात को समझने में जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। इस पिक्चर के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है वो एथनिक मैप है अफगानिस्तान का, कि अफगानिस्तान के अंदर कितने मुख्तलिफ तरह के जो ग्रुप्स हैं वो रहते हैं, ठीक है। और क्योंकि जो अफगानिस्तान के अंदर जो लड़ाई हो रही है ख़ास करके वो लड़ाई इन्हीं ग्रुप्स की वजह से ही हो रही है, क्योंकि वहाँ पे कोई एक नेशन के लोग मौजूद नहीं। हम कहें कि वहाँ पे सिर्फ अफगानी हैं, अफगानिस्तान के रहने वाले, ऐसा हरगिज़ नहीं। वहाँ पे जो है ना हैं तो अफगानी, लेकिन उनके ग्रुप्स हैं। अब देखिए सबसे बड़ा जो ग्रुप आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, ये ग्रुप जो है वो पश्तून है, यानी सबसे ज़्यादा अगर पश्तून कहीं पे रहते हैं पश्तो स्पीकिंग, तो वो जो है वो रहते हैं अफगानिस्तान के अंदर। उसके बाद कहीं रहते हैं तो वो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, पश्तूनों की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखिए हज़ारा जो है वो दूसरे नंबर पे यहाँ पे सबसे बड़ा ग्रुप है, और हज़ारा की जो एफिलिएशन है ये हज़ारा शिया जो है ये बलूचिस्तान के अंदर भी है, पाकिस्तान के, इसी तरह से ईरान के अंदर भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी इनका एक बहुत बड़ा ग्रुप मौजूद है और बहुत बड़े एरिया के ऊपर। इसके अलावा यहाँ पे ताजिक मौजूद हैं, ठीक है। ये जो एरिया आपको यहाँ पे नज़र आता है ताजिकिस्तान के साथ का, तो यहाँ पे ताजिक मौजूद हैं, जहाँ पे काबुल की बाउंड्री भी जो है वो टच करती है। तो यहाँ के जो अफगान है ये ताजिक जो है, इनकी पीछे से जो है वो कॉस्ट है, ठीक है। इसी तरह से उज़्बेक यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे जो उज़्बेकिस्तान का एरिया है, ये देखिए ये उज़्बेकिस्तान है, तो यहाँ का जो बॉर्डर है, यहाँ पे जो लोग हैं जो अफगानी हैं वो उज़्बेक है एक्चुअली में, ठीक है। उज़्बेक अफगानी है यहाँ पे। तो ये बड़े बड़े ग्रुप हैं, यानी कि पश्तून सबसे बड़ा ग्रुप है, उसके बाद हज़ारे का ग्रुप है, उसके बाद जो है वो यहाँ पे ताजिक ग्रुप है, फिर उज़्बेक ग्रुप है। अब इसी वजह से वहाँ पे फिर लड़ाइयाँ भी होती हैं, क्योंकि पश्तून जो हैं वो मेजॉरिटी में अगर हम बात करें तो वो जैसे हम कहते हैं जी आज तालिबान की हुकूमत है, क्योंकि वो प्रो तालिबान है, वो इस्लाम को मानते हैं, इस्लामिक लॉज को ज़्यादा मानते हैं पश्तून, ठीक है। इस वजह से वहाँ पर जो है वो ऐसी मूवमेंट्स कामयाब होती हैं। लेकिन वहीं पर दूसरी साइड पर अगर हम बात करते हैं ताजिक लोगों की या फिर उज़्बेक की, तो ये लिबरल इस्लाम को मानते हैं। जैसे हामिद करज़ई को इन्होंने माना, क्योंकि हामिद करज़ई की हुकूमत रही है, लिबरल अफगानिस्तान की हुकूमत भी तो रही है वहाँ पे, तो वो जो हुकूमत है वो ये लोग सपोर्ट करते हैं ऐसी हुकूमत को। आज भी आप देखें पंजशेर के अंदर जो है वो, जिस टाइम पे वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे तालिबान की जो है वो अहमद मसूद के बेटे के साथ यहाँ पे जंग लगी हुई है, क्योंकि ये ताजिक हैं और ये लिबरल अफगानिस्तान चाहते हैं, ये चाहते हैं डेमोक्रेसी हो, जबकि तालिबान जो है ये इस्लामिक डेमोक्रेसी चाहते हैं या इस्लामिक निज़ाम जो है वो चाहते हैं। तो ये एक्चुअली में यहाँ पे लड़ाई है। इस मैप के थ्रू आपको ये समझने में मदद मिलेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अर्ली हिस्ट्री की, और ब्रीफली जो है इसको देखते हैं कि अर्ली हिस्ट्री अफगानिस्तान की क्या रही। और प्री हिस्ट्री सबसे पहले बात करते हैं जी। प्री हिस्ट्री में यानी कि जो बीसी का ज़माना था उसमें अगर अफगानिस्तान की बात करें, जैसे मैंने कहा कि ये मुख्तलिफ जो किंगडम्स हैं उन किंगडम्स का हिस्सा रहा अफगानिस्तान। जो अफगानिस्तान का मुल्क था ये मुख्तलिफ जो किंगडम्स उनका हिस्सा रहा, जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये हिस्सा रहा, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो पाकिस्तान के अंदर मेनली और इंडिया के अंदर जो है वो मौजूद थी, तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का हिस्सा रहा। उसके बाद बैक्ट्रा जो है इसका हिस्सा रहा, ठीक है। यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट एक हुकूमत रही। इसके बाद एंशिएंट पीरियड की अगर बात करें, यानी कि 1500 से लेके 535 बीसी तक की बात करें, तो उस टाइम पे ये जो है वो आर्किमेडियस एम्पायर जो है उसका हिस्सा रहा। उसके बाद अलेक्जेंडर और उसके जो सोल्जर्स थे यहाँ पे जो जनरल छोड़ के गए थे उसका ये हिस्सा रहा, वो यहाँ पे रूल करते रहे, ठीक है। और इसके बाद मौर्यन एम्पायर जो कि इंडिया से कंट्रोल होती रही, इनका भी ये हिस्सा रहा, यानी इंडिया का पार्ट रहा किसी ना किसी शक्ल में, ठीक है। फिर बात करते हैं क्लासिकल पीरियड की। जो क्लासिकल पीरियड था 250 बीसी से लेके 600 सीई कॉमन एरा तक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो कॉमन एरा तक का जो टाइम था 250 बीसी से लेके, इसमें जो है वो जियोबैक्ट्रा किंगडम यहाँ पे रहा अफगानिस्तान के अंदर, दोबारा से इसी बैक्ट्रा किंगडम का रिवाइज हुआ। इंडो ग्रीक किंगडम यहाँ पे रहा, ठीक है, यानी कि इंडिया और ग्रीक के जो यहाँ पे मिक्सचर किंगडम था उसका रहा। और इसके
इंडोसेथियंस यहाँ पे रहे, ठीक है, और उनका हिस्सा ये रहा। इंडो पराथियंस यहाँ पे रहे, उनका हिस्सा रहा। कुशान एम्पायर जो थी उसका हिस्सा रहा। सैसनीड एम्पायर जो थी, सासानी जो ईरान की थी, उस एम्पायर का हिस्सा रहा। हुन एम्पायर जो यहाँ पे थी, या जो हुन्स आए थे इंडिया के अंदर, तो उसका हिस्सा भी ये रहा क्लासिकल पीरियड के अंदर, यानी 250 से लेके 600 BC तक। ये वही टाइम है, अगर आपने इंडियन हिस्ट्री पढ़ी है, स्टडी की है, तो इंडियन हिस्ट्री में आपने देखा होगा कि जो लोग जो हिंदुस्तान के अंदर आते रहे, तो एक्चुअली में बाहर से आते रहे, तो वही लोग जो है वो जो किंगडम मौजूद थे, जो बड़े बड़े किंगडम्स के लोग यहाँ पे आया करते थे हिंदुस्तान में, वही जो है साथ में अफगानिस्तान के ऊपर भी रूल किया करते थे एक्चुअल में यहाँ पे। तो बेसिकली जो अफगानिस्तान की अपनी हुकूमत थी, अफगानिस्तान के अंदर से ऐसी हुकूमत मौजूद नहीं थी, ठीक है, प्रॉपरली मौजूद नहीं थी। फिर बात करते हैं मिडिल एजेस की, कि भाई मिडिल एजेस का जो मिडिल एरा था 565 से लेके 1500 AD तक का, ठीक है, या CE कॉमन एरा का। तो इस कॉमन एरा में अगर हम बात करें तो यहाँ पे काबुल शाही जो है एक किंगडम रहा, काबुल शाही का, जिसके अंदर पेशावर वगैरह के इलाके और लाहौर के इलाके भी शामिल थे, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं जी, फिर इस्लामिक कन्क्वेस्ट यहाँ पे हुई, और इस्लामिक कन्क्वेस्ट के बाद यहाँ पे गजनवीज़ आए, गजनवियों का यहाँ पे दौर रहा, गोरियों का यहाँ पे दौर रहा। ये वही था जो गजनवी एम्पायर है या गोरी एम्पायर है, जिसका ऑलरेडी इंडो पाक हिस्ट्री के अंदर मैं जिक्र कर चुका हूँ, ठीक है, दोनों का, कि ये किंगडम्स वहाँ से इमर्ज हुए, एक गजनवी से हुआ, ठीक है, और दूसरा जो है वो गौर से हुआ। तो ये जो किंगडम्स थे बेसिकली ये भी अफगानिस्तान के वहाँ से ऑपरेट होते रहे, लेकिन इनके साथ इंडिया भी जो है वो साथ में शामिल था, क्योंकि हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों के ऊपर भी इनका रूल किसी न किसी मौजूद था, या उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के हिस्सों के ऊपर भी था, ठीक है। उसके बाद मंगोलियन इन्वेजन हुई यहाँ पे, उसके बाद फिर यहाँ पे तैमूरी एम्पायर का भी ये हिस्सा रहा, ठीक है, अमीर तैमूर जब यहाँ पे आया तो उसके एम्पायर का ये हिस्सा रहा। तो ये जो मिडिल एजेस हैं इसमें यहाँ पे ये इसका हिस्सा रहा। इसके अलावा अगर हम बात करें मिडिल एजेस में ही, तो मिडिल एजेस से थोड़ा सा आगे बढ़ें तो 1500 से लेके आगे अगर बात करते हैं खास करके 1700 तक की, ठीक है, तो उसमें जो है मुगल्स जो है यहाँ पे रहे। मुगल एम्पायर जो कि हिंदुस्तान के अंदर से या दिल्ली के अंदर से कंट्रोल होती रही, तो उस मुगल एम्पायर का हिस्सा रहा अफगानिस्तान, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उज़्बेक और सफ़वीद ने भी जो है वो रूल किया मुगल एम्पायर के बाद जो है, या उसी दौरान जो है कुछ हिस्सा उज़्बेक के पास भी रहा, और कुछ हिस्सा जो है सफ़वीद एम्पायर जो ईरान की थी इनके पास भी रहा, और ये रूल करते रहे। तो ये जो है ये वो ज़माना है, ये सारे का सारा जो 1700 तक का जो ज़माना है, जिसमें अफगानिस्तान बाकायदा अंदर से जो है वो कंट्रोल नहीं हुआ, या फिर उसका कोई किंगडम जो है वो वजूद में अपना नहीं आया, या जो एक मुल्क की शक्ल जो इसने इख्तियार की, जिसको आज हम अफगानिस्तान कहते हैं, ये वो अफगानिस्तान नहीं था, बल्कि ये जो है ये एक किंगडम की शक्ल में ही मौजूद था, जो किसी न किसी का हिस्सा रहा, किसी न किसी को अपने साथ जो है वो जोड़े रखा, ठीक है। अब यहाँ से आगे हम स्टार्ट करते हैं। अब हम अगर बात करेंगे मॉडर्न अफगानिस्तान की, ठीक है, कि वो अफगानिस्तान जिसका आज हम जिक्र कर रहे हैं, कि वो अफगानिस्तान जो कि मैंने कहा कि 1747 से जो है इमर्ज हुआ, तो एकदम से तो वो ऑब्वियसली इमर्ज नहीं हुआ होगा कि एकदम से 1747 पे जो है वो आके जो है वो इमर्ज हो गया। तो उससे पहले जो है वो उसका जो बैकग्राउंड है वो क्या रहा, ताकि हमें आइडिया हो कि कैसे जो है ये अफगानिस्तान का किंगडम जो है वो वजूद में आया। तो सबसे पहले उसको देखते हैं। उसमें जो सबसे जो इंपॉर्टेंट हमारे पास डायनेस्टी आती है, जहाँ से ये कहानी स्टार्ट होती है मॉडर्न अफगानिस्तान की तरफ की, ठीक है, तो वो है होतक डायनेस्टी, या होतकी डायनेस्टी भी इसे कहा गया, ठीक है। तो ये होतक डायनेस्टी जो है सबसे पहले यहाँ से आगाज़ हुआ, कि इन्होंने जो है वो कुछ ना कुछ यहाँ से आगाज़ किया। अब ये देखते हैं कि जो होतक डायनेस्टी है ये एक्चुअली में जो है वो वजूद में कैसे आई, ठीक है। अब होता कुछ यूँ है कि अफगानिस्तान, जैसे मैंने कहा कि वो हिस्सा रहा किसी न किसी एम्पायर का, तो उस टाइम पे जो इसके ऊपर होल्ड था, ठीक है, साउथर्न अफगानिस्तान के ऊपर ख़ास करके अगर बात करें, ठीक है, जो इनका जुनूबी जो हिस्सा है उस जुनूबी हिस्से की, तो जुनूबी हिस्से के ऊपर जो होल्ड था वो था पर्शियन एम्पायर का, ठीक है। तो जो पर्शियन किंग थे उस टाइम पे शाह हुसैन, जो सफ़ीड किंग थे, एक्चुअली में सफ़ीड जो एम्पायर थी पर्शिया की, शिया एम्पायर, ठीक है, उस शिया एम्पायर के जो उस टाइम पे बादशाह थे वहाँ पे वो शाह हुसैन थे। तो शाह हुसैन ने क्या किया कि शाह हुसैन ने, क्योंकि जॉर्जिया भी उस टाइम पे इनका हिस्सा था, ठीक है, पर्शियन एम्पायर का हिस्सा था जॉर्जिया, तो जॉर्जियन जो किंग था, ठीक है, जॉर्ज 11 जो है, ठीक है, उसको जो है वो कंधार का गवर्नर बना दिया। यानी वो अपने मुल्क का भी बादशाह था, साथ में एक छोटे से हिस्से का, और साथ में कंधार का जो इलाका था उस कंधार के इलाके को भी जॉर्ज 11 के हवाले कर दिया कि भाई यहाँ पे क्यों, क्योंकि अफगानी हमेशा से जो है वो रिवॉल्ट करते थे, हमेशा से बगावतें वहाँ पे होती रहती थी। तो इन बगावतों को रोकने के लिए, ठीक है, बगावतों को रोकने के लिए क्या किया जी, शाह हुसैन ने
जॉर्ज 11 को जो है वहाँ का गवर्नर बना दिया। अब जब जॉर्ज 11 को गवर्नर बनाया तो जॉर्ज 11 एक बहुत ही जालिम शख्स माना जाता था कि वो बहुत ही जालिम था, और उसको इसीलिए बनाया गया था कि शाह हुसैन का ये ख्याल था कि वो पश्तूनों को जो है खास करके सबक सिखा सकेंगे, और उनके जो रिवॉल्ट्स हो रहे हैं, ठीक है, जो बगावतें कर रहे हैं, उन बगावतों को सख्ती से कुचला जाएगा। तो गवर्नर साहब ने यही किया कि गवर्नर साहब ने क्या किया कि पश्तूनों के साथ जो है वो जुल्म शुरू कर दिया, और छोटी छोटी बात के ऊपर लोगों को लटकाना शुरू कर दिया, और जितने भी बागी थे सब के सब जो बागी थे उन बागियों को सरेआम सजाएं दी गई, उन्हें सरेआम लटकाया गया, ताकि जो बगावत है वो रोकी जा सके और जो पर्शियन एम्पायर है उसको स्ट्रॉन्ग किया जा सके। ठीक है, इन्हीं बगावतों में जो है क्या हुआ जी, एक शख्स जो था इन बगावतों में वो था मीर वाइस होतक। ठीक है, ये मीर वाइस होतक जो है ये काफ़ी ज़्यादा जो है पावरफुल शख्स था। उस टाइम पे एक बात हुआ करती थी, एक बात याद रखिएगा कि लोगों की जो पावरफुल लोग हुआ करते थे, खास करके जैसे आपने देखा बलूचिस्तान में हमारे पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, या फिर जो अफगानिस्तान का इलाका था, क्योंकि ये सारे का सारा बलूचिस्तान का इलाका, ये जो ये पट्टी है पख्तून पट्टी पाकिस्तान की, ये उस टाइम पे अफगानिस्तान का ही एक्चुअली में इलाका था, क्योंकि यहाँ पे पश्तून थे। ठीक है, तो ये जो लोग थे इनका जो पावरफुल लोग हुआ करते थे, अपनी मलेशिया हुआ करती थी, यानी अपनी एक प्राइवेट जो आर्मी जिसको हम कह सकते हैं, एक अपनी प्राइवेट आर्मी हुआ करती थी, उनकी अपनी फौज एक हुआ करती थी। ठीक है, बड़े बड़े सरदारों की। तो ये जो मीर वाइस होतक थे इनकी भी एक अपनी आर्मी थी, और ये भी हुकूमत के खिलाफ ही काम करते थे। तो इनको पकड़ा गया, जब इनको जॉर्ज 11 की तरफ से पकड़ा गया, और इन्हें जो है वो क्योंकि खुद सजा नहीं दे सकता था, ये बंदा बहुत ज़्यादा पावरफुल था, तो जॉर्ज 11 ने क्या किया जी, मीर वाइस साहब को भेज दिया ईरान। ठीक है, ईरान अस्फहान भेज दिया, जो कि उस टाइम पे कैपिटल था अस्फहान ईरान का। वहाँ पे भेजा कि भाई ये शख्स जो है ये भी बगावतों के अंदर इन्वॉल्व है। तो बादशाह को कहा, यानी शाह हुसैन को कहा कि आप इस शख्स को जो है वो सज़ा दें, लेकिन इसके ऊपर वहाँ जाके कोई भी ऐसा केस जो है वो साबित नहीं हो सका, ऊपर से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी था, तो इसलिए जो है वो शाह हुसैन ने इन्हें जो है वो रिलीज़ कर दिया, इन्हें छोड़ दिया। अब ये बंदा जब वापस आया तो इसने कहा कि अब मैं तो बदला लूँगा। इसने क्या किया जी, इसने एक दोस्त के साथ मिल के, ठीक है, एक प्लान किया, और प्लान करके जॉर्ज 11 जो है उसे खाने पे मधु किया, और खाने मधु करने के बाद उसे उसके साथियों समेत जो है वो कत्ल कर दिया। ठीक है, अब और एक ओपन रिवॉल्ट जो है वो स्टार्ट कर दिया। अब ओपन रिवॉल्ट स्टार्ट हो गया, उसके नतीजे के तौर पे ईरान से और जॉर्जिया से बहुत सी आर्मीज आती रहीं, वो लड़ती रहीं। ठीक है, खास करके 1709 से लेके 1713 तक जो है, 1712 या 13 तक जो है ये जंगें लगी रही। यहाँ पे मीर वाइस जो थे ये यहाँ के किंग बन बैठे, यानी कि अफगानिस्तान का जो कंधार का इलाका था, साउथर्न अफगानिस्तान का, उस कंधार के इलाके के ऊपर क्या हुआ जी, मीर वाइस को बादशाह मान लिया। उनकी बहादुरी के दूर दूर तक चर्चे होने लगे, क्योंकि उन्होंने आज़ादी दिलाई थी ऑब्वियसली, इतने जालिम रूल से, इतने जालिम हुक्मरान से उसको कत्ल करके। अब ऐसे में पर्शियन एम्पायर भी जो है वो उसके खिलाफ हो गई, लेकिन अब ये भी ओपनली जो है वो खुल के सामने आ गई, और उन्होंने जो है वो अपने आप को डिफेंड करना शुरू कर दिया, और यहाँ पे अपनी हुकूमत अफगानिस्तान में जो कंधार का इलाका था वहाँ पे स्टार्ट कर दी। ठीक है, ये अगर आप यहाँ पे मैप में देखिए, यहाँ पे वो मैप तो नहीं, लेकिन यहाँ पे जो है कंधार का इलाका आता है, तो इस इलाके के अंदर जो है वे स्टार्ट हो गई हुकूमत। उसके बाद क्या हुआ कि जब यहाँ पे हुकूमत स्टार्ट हो गई, तो उसके बाद फिर होतक साहब जो है वो 1710 से लेके 1713 तक ये तो डिफेंड करते रहे अपने इलाके को, और यहाँ पे जंगें जो हैं वो लगी रहीं। ठीक है, तो उसके बाद 1715 के अंदर जो होतक थे, मीर वाइस जो थे, इनका इंतकाल हो गया, और नेचुरल कॉज के थ्रू इंतकाल हुआ। ऐसा नहीं कि किसी ने कत्ल किया या कुछ किया, बल्कि नेचुरली ही जो है 1715 के अंदर जो है वो मीर वाइस का इंतकाल हो गया। अब जैसे ही मीर वाइस का इंतकाल हुआ, तो उसके बाद जो है फिर क्या हुआ कि उनके जो बेटे हैं, ठीक है, और सबसे पहले उनके भाई जो हैं, ठीक है, अब्दुल अजीज़ जो हैं, अब्दुल अजीज़ होतक, ये बादशाह बने। ठीक है जी, अब्दुल अजीज़ होतक जो है वो बादशाह बने, लेकिन अब प्रॉब्लम ये था कि जो मीर वाइस का जो बेटा था, ठीक है, उन्होंने क्या किया जी, 1717 के अंदर जो है वो इन्हें कत्ल कर दिया, यानी अपने चचा को जो है वो 1717 के अंदर कत्ल कर दिया। क्यों कत्ल कर दिया कि ये इल्ज़ाम था किसके ऊपर, अब्दुल अजीज़ होतक के ऊपर, जो कि भाई था मीर वाइस का, कि भाई वो जो है वो जो पर्शियन एम्पायर है ईरान की, उसको वापस करना चाहता है कंधार का इलाका। तो उस बंदे ने कहा, यानी कि जो बेटा था मीर वाइस का, ठीक है, महमूद होतक, उस महमूद होतक ने ये कहा कि मेरे बाप ने इतनी कुर्बानियों के बाद जो है वो इलाका हासिल किया, तो मैं ये वापस कैसे करने दूं तुम्हें। इसलिए इस इल्ज़ाम में जो है उसने क्या किया, अब्दुल अजीज़ होतक को कत्ल कर दिया। ठीक है, किसने, महमूद ने। अब जो महमूद होतक था, इसने भी बहुत ज़्यादा नाम पैदा किया अपने बाप की तरह। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बहादुर, बहुत ब्रेव और बहुत ही लड़ाकू जो है वो जंगजू था। ठीक है, ये नया जो है वो बादशाह बन बैठा अफगानिस्तान के अंदर, कंधार के इलाके के अंदर, और आहिस्ता आहिस्ता अपने जो इन्फ्लुएंस है उसको बढ़ाना शुरू कर दिया।
यहाँ तक कि गुलनाब की जो एक बैटल हुई, एक जंग हुई 1722 के अंदर, इसमें महमूद होतक ने क्या किया जी, जो सफ़ी डायनेस्टी थी उसको शिकस्त दे दी। इतना शानदार इसने हुकूमत की कि भाई इसने इतनी ज़बरदस्त किस्म की आर्मी तैयार कर ली बहुत ही थोड़े अरसे के अंदर, और सिर्फ 5 से 6 साल के अंदर इसने जो सफ़ीड एम्पायर थी, जो इतनी पावरफुल एम्पायर थी, ठीक है, और पिछले कई 100 सालों से अफगानिस्तान के अंदर चली आ रही थी, उसको जो है वो शिकस्त दे दी, और ईरान का भी साथ में बादशाह बन बैठा, ठीक है जी। तो ये इसकी पावर थी, और इसने बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार तरीके से जो है वो अफगानिस्तान को लीड किया, कि सिर्फ अफगानिस्तान का इलाका ही नहीं बल्कि ईरान का इलाका भी जो है वो अफगानिस्तान के कंट्रोल में आ गया, और ख़ास करके जो है वो होतक डायनेस्टी जो है उसके कंट्रोल में आ गया। और ये सारे का सारा क्रेडिट महमूद होतक जो है इसको जाता है, जिसको बादशाह माना गया अफगानिस्तान का। अब जो अफसहान था, ठीक है जी, असफहान क्योंकि कैपिटल था, तो असफहान भी जो है वो किसके अंडर आ गया, अफगानिस्तान के रूल के अंडर आ गया, और वहाँ पे भी जो है वो महमूद जो है वो बादशाह बन बैठा। इसके बाद 1725 के अंदर महमूद को भी जो है वो कत्ल कर दिया इसी के कज़न ने, ठीक है, अशरफ होतक ने। अब ये जो अशरफ होतक था ये एक्चुअली में बेटा था अब्दुल अजीज़ होतक का, ठीक है। एक तरह से एक तो इसने अपने बाप का बदला लिया, क्योंकि इसके बाप को महमूद होतक ने कत्ल किया था, तो एक तो इसने बदला ले लिया, ठीक है। दूसरा ये हुआ कि एक तो बदला लिया, और दूसरा ये हुआ कि ये उसी की फौज का एक जनरल भी था, तो उस टाइम पे तो ये साथ रहा, फिर इसको मौका मिला बादशाह बनने का, तो इसने क्या किया कि इसने अपने ही बादशाह को जो है वो कत्ल किया, और उसके बाद जो है वो जनरल बन बैठा। तो इस तरह से नया जो हुक्मरान बना होतक डायनेस्टी का वो बना अशरफ होतक, ठीक है। अब एक साइड पे अशरफ होतक था और दूसरी साइड पे शाह हुसैन था, ठीक है जी। और जो शाह हुसैन था ये वो शाह हुसैन नहीं है जो सफ़ी डायनेस्टी का बादशाह था, बल्कि ये वो शाह हुसैन है जो महमूद का भाई था, ठीक है, महमूद का जो भाई था। अब इन दोनों के बीच में जो है वो मुकाबला आया, तो ये भी आपस में थे तो कज़न ही एक तरह से, क्योंकि एक जो है वो पर्शिया के अंदर हुक्मरान बन बैठा और दूसरा जो है वो कंधार उसने कंट्रोल कर लिया, ठीक है। यानी कि अब हुकूमत होतक डायनेस्टी की ही थी। ज़रा बात को यहाँ पे समझिएगा कि हुकूमत किसकी चल रही है, हुकूमत होतक डायनेस्टी की चल रही है, लेकिन क्योंकि अब जो बार बार कत्लो गारत का सिलसिला जारी है तो ख़ानदान के अंदर फूट पड़ गई कि ख़ानदान का एक हिस्सा जो है वो तो सपोर्ट कर रहा है एक भाई को, ठीक है, और दूसरा हिस्सा दूसरे भाई को सपोर्ट कर रहा है। इसी वजह से जो अशरफ होतक है अब उसने जो कंट्रोल संभाल लिया, ठीक है, क्योंकि उसने महमूद को कत्ल किया था ईरान के अंदर, तो इसका मतलब यह है वो असफहान के अंदर जो है वो बादशाह बन बैठा ईरान के अंदर, और दूसरी साइड पे जो अफगानिस्तान का कंधार का इलाका था यहाँ पे जो है जो भाई था महमूद का, ठीक है, शाह हुसैन, वो उसने यहाँ पे कंट्रोल किया और ख़ुद को यहाँ पे बादशाह बना बैठा, ठीक है, और यहाँ पे ये इसके कंट्रोल में आ गया। तो एक ही डायनेस्टी जो होतक डायनेस्टी थी वो कत्लो गारत की वजह से दो हिस्सों के अंदर तकसीम हो गई, और जब भी तकसीम होगी ज़ाहिरी बात है पावर जब डिवाइड होगी तो पावर जो है वो कम हो जाएगी, तो इनकी पावर भी जो है इसके नतीजे के तौर पर कम हो गई। और इसका नुकसान उन्हें कैसे हुआ कि इसके बाद नादिर शाह जो है, ठीक है, जिसको माना जाता है ईरानियन नेपोलियन, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा जंगजू था। यहाँ पे जो आपको ये फर्स्ट पिक्चर दिखाई दे रही है ये नादिर शाह की है, ठीक है, ये वही नादिर शाह है जिसने हिंदुस्तान के अंदर भी आके 1739 में यहाँ पे भी तय की और तबाही मचाई यहाँ पे, ठीक है। तो इसने जो है यहाँ पे आके तबाही मचाई। तो नादिर शाह जो है इसने क्या किया, 1729 के अंदर अशरफ होतक को हटा के और वहाँ पे जो है उसको शिकस्त दी और वहाँ पे खुद ईरान का जो है वो कंट्रोल संभाला, क्योंकि इसका ताल्लुक जो था वो ईरान से ही था, ठीक है। तो इस तरह क्या हुआ कि ईरान की जो डायनेस्टी थी वो दोबारा एक ईरानी शख्स के पास वापस चली गई। किस वजह से, सिर्फ और सिर्फ होतक डायनेस्टी की आपस की चपकलिश और इनकी तकसीम की वजह से जो है वो वापस चली गई उनके पास, ठीक हो गया। तो नादिर शाह यहाँ पे इमर्ज हुआ एक बहुत ही बड़े हीरो के तौर पे, ठीक है, और बहुत बड़े हीरो के तौर पे इमर्ज हुआ और उसने पूरे के पूरे एरिया को अपने कब्जे में किया। और उसने इसके बाद क्या किया जी, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा अफगानिस्तान की तरफ, यानी अफगानिस्तान के अंदर जो दूसरा कंट्रोल था वो शाह हुसैन के पास था, तो शाह हुसैन से भी कंट्रोल अब वापस लेना था। तो यहाँ पे भी आहिस्ता आहिस्ता जंगों का सिलसिला शुरू हुआ और करते करते फिर 1737 के अंदर या 38 के अंदर जो है उसने क्या किया जी, यहाँ पे नादिर शाह ने शाह हुसैन को भी जो है वो शिकस्त दे दी, ठीक है जी। बैटल ऑफ दमगान के मकाम पे जो है इसके बाद जो है क्या हुआ कि सारे का सारा जो कंधार का इलाका था ये भी वापस चला गया नादिर शाह के पास। इसका मतलब ये है कि वो जो होतक डायनेस्टी जिसने 1713 में जो है अफगानिस्तान के अंदर एक आज़ाद अफगानिस्तान की एक कंधार के अंदर से जो है वो हुकूमत शुरू की थी, वो हुकूमत फिर से दोबारा से ख़त्म हो गई और फिर से वापस जो है वो ईरान के पास चली गई। और किसके थ्रू गई जी, एक तो इनकी अपनी चपकिश के थ्रू गई, ठीक है, होतक एम्पायर की, और दूसरा जो है वो जो ईरानियन नेपोलियन था यानी कि नादिर शाह जो था उस जैसा जालिम और कीन शख्स जो है बहुत ही बेहतरीन किस्म का जनरल था, जालिम ज़रूर था लेकिन बहुत बेहतरीन जनरल था, उसकी वजह से वो वापस चली गई ईरान के पास, ठीक है।
अब क्या हुआ, अब दोबारा से अफगानिस्तान के हिस्से के ऊपर हो गया कब्जा ईरानियों का। अब ऐसे में नादिर शाह ने क्या किया जी, अपनी आर्मी को तैयार किया, क्योंकि नादिर शाह तो उसने अफगानिस्तान आना था। ऐसे में नादिर शाह की आर्मी को यहां से ज्वाइन किया जी अहमद शाह के एक शख्स ने, अहमद शाह एक लड़के ने, ठीक है। और अहमद शाह यही बाद में अहमद शाह अब्दाली बने, जो कि दुरानी जो है माना जाता है जी, दुरानी ख़ानदान जो है मशहूर हुआ बाद में, जो कि आपको पता है कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद है, ख़ास करके KPK के अंदर दुरानी एम्पायर मौजूद है, इनका ख़ानदान मौजूद है। और बलूचिस्तान का जो इलाका है यहाँ पे भी मौजूद है। यहाँ पे ये बात को समझिएगा कि ये जो अहमद शाह था, ठीक है जी, अहमद शाह जिसको मैंने कहा कि अहमद शाह अब्दाली बाद में कहा गया, जिन्होंने हिंदुस्तान में फिर बाद में मराठों को शिकस्त भी दी थी। अब इन्होंने जो है वो ज्वाइन कर लिया किसको जी, नादिर शाह की आर्मी को, उसकी अफगानिस्तान की इंडिया की मुहिम के लिए, क्योंकि अब उन्होंने इंडिया के लिए जो है अपनी फ़ौज को बढ़ाना था, जाहिर बात है, और फ़ौज को यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर लेके आना था। और यहाँ पे उस टाइम पे जो है वो हुकूमत चल रही थी मोहम्मद शाह रंगीला की, ठीक है जी, मुग़ल एम्पायर की हुकूमत थी, लेटर मुग़ल जिनको कहा गया। तो उसमें जो है उसको ज्वाइन करने के लिए अहमद शाह ने जो है वो ज्वाइन कर ली, ईरानियन आर्मी जो है वो ज्वाइन कर ली। अब यहाँ पे एक और चीज़ भी डिस्कस करता चलूँ कि एक्चुअली में जो होतकी डायनेस्टी है, इसको सिर्फ शिकस्त नादिर शाह ने नहीं दी कि सिर्फ नादिर शाह की वजह से इसको शिकस्त हो गई, बल्कि ये जो दुरानी ख़ानदान था ये बहुत ज़्यादा पावरफुल ख़ानदान था। एक्चुअली में जो ये थे, ये माना जाता है कि स्टार्ट में बलूचिस्तान के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा थे, फिर वहाँ से ये फैले KPK के रीजन के अंदर या अफगानिस्तान के इलाकों के अंदर बाद में फैले। तो ये जो दुरानी ख़ानदान था, इन्होंने भी जो है वो सपोर्ट किया, साथ में शामिल हुए नादिर शाह के, और शामिल होकर इन्होंने जो है वो होते ख़ानदान शिकस्त दी। अब यहाँ पे एक क्लेम किया जाता है, एक इल्ज़ाम लगाया जाता है कि भाई जो पश्तून हैं, यानी पश्तूनों ने पश्तूनों की पीठ में जो है वो छुरा घोंपा यहाँ पे, क्योंकि होतक डायनेस्टी भी पश्तून थी, तो ऑब्वियसली ये जो दुरानी हैं ये भी पश्तून थे, तो इन्होंने जो है वो नादिर शाह के साथ मिल के तो ये जो है वो यहाँ पे डायनेस्टी को ख़त्म किया, सिर्फ इसलिए कि यहाँ पे इनका कंट्रोल जो है, इस इलाके का कंट्रोल कंधार का, वो इनके पास आ सके। तो ये एक इल्ज़ाम जो है वो यहाँ पे लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि 1747 के अंदर नादिर शाह जो हैं वो उनको कत्ल कर दिया गया। इससे पहले नादिर शाह हिंदुस्तान आए, हिंदुस्तान आके यहाँ पे उन्होंने जुल्म मचाया, तबाही की, ठीक है, हिंदुस्तान के अंदर। हम जानते हैं कि 1739 के अंदर जो है वो नादिर शाह यहाँ पे आए, और यहाँ पे उस टाइम पे जैसे मैंने कहा मोहम्मद शाह रंगीला का हुकूमत थी, और मोहम्मद शाह रंगीला का एक ही काम था, शराब नोशी, ठीक है। वो शराब और अयाशी में इतना ज़्यादा महव थे कि उन्हें जब कहा जाता कि भाई नादिर शाह आएगा, तो वो कहते भाई नादिर शाह अभी नहीं आ सकता। जैसे बड़ा मशहूर मकूला है कि दिल्ली अभी बहुत दूर है, तो दिल्ली दूर तो नहीं था, खैर ये दिल्ली में पहुँचे, इन्होंने तय किया वहाँ से सबसे कीमती चीज़ जिस पर मुग़लों ने बहुत पैसा लगाया था, तख्त ताउस, ठीक है जी। तो वो तख्त ताउस भी जो है, पीकॉक थ्रोन जिसको कहा जाता है, तो वो पीकॉक थ्रोन जो कि करोड़ों रुपए मालियत का था, उस ज़माने की करोड़ों रुपए मालियत का था, जिसमें सोने जवाहरात और हीरे और क्या क्या जो है वो लगा हुआ था, जो कि मुग़लों ने बनाया था। तो वो भी अपने साथ जो है वो नादिर शाह लेके ईरान आ गया, ठीक है। तो यानी कि दिल्ली की में इसने खूब तबाही मचाई। लेकिन क्योंकि अभी इंडियन हिस्ट्री हम डिस्कस नहीं कर रहे, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा नहीं जाएंगे, अफगानिस्तान की तरफ ही हम रहेंगे। तो 1747 के अंदर नादिर शाह को जो है वो कत्ल कर दिया गया, ठीक है। अब 1747 में जब कत्ल किया गया नादिर शाह को, तो अब अहमद शाह अब्दाली जो थे उस टाइम पे इनकी एज थी 25 साल के करीब, तो ये खुद जो है वो ट्रेन हो चुके थे उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, लोया जिरगा एक जो है अफगानिस्तान के अंदर जो है असम्बली जो है कॉल की, बड़ों की असम्बली जो माना जाता है, जहाँ पे कुछ जो बड़े बड़े जो ख़ानदान हैं उनको इन्वाइट किया गया, और वहाँ पे उन्हें कहा गया कि भाई अब क्योंकि नादिर शाह तो वहाँ पे कत्ल हो गया, तो अब आप अपने फ्यूचर का फैसला करें कि आपने जो है वो मुस्तकबिल में यहाँ पे कैसे हुकूमत करनी है और किसको हुक्मरान बनाना है। तो वो जो जिरगा था, उस जिरगे ने क्या किया कि अहमद शाह अब्दाली को ही जो है, उन्हें देखा कि भाई ये जवान है, गर्म खून है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का वॉरियर भी है। ये जो सेकंड पिक्चर है ये अहमद शाह अब्दाली की है, ठीक है। तो अहमद शाह अब्दाली जो है, जो बाद में अहमद शाह दुरानी भी इन्हें कहा गया, तो अहमद शाह अब्दाली को ही उन्होंने जो है वो हेड चुन लिया और इस तरह से अफगानिस्तान का बादशाह चुन लिया। तो यहां से जो है, ठीक है, यहां से 1747 से अफगानिस्तान की मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो स्टार्ट होती है, या वो अफगानिस्तान की हिस्ट्री स्टार्ट होती है जिस अफगानिस्तान को आज हम जानते हैं, ठीक है, कि आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने पूरे अफगानिस्तान के ऊपर अपना जो है वो कंट्रोल हासिल किया। तो इस तरह से ये फर्स्ट किंग भी आप कह सकते हैं अफगानिस्तान के कंधार के इलाके में जो है वो फिर ये इन्होंने वहाँ पर रूल स्टार्ट किया, इंडिपेंडेंट रूल स्टार्ट किया उसके बाद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
और अब यहाँ पे बात करते हैं जी दुरानी इंपायर की। दुरानी इंपायर या फिर अहमद शाह अब्दाली ही, मैंने जैसे कहा कि यही जो अब्दाली हैं, इन्हीं अब्दालियों को ही जो है वो दुरानी भी कहा जाता है। जैसे पाकिस्तान के अंदर हैं तो मेनली इन्हें दुरानी ही कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे पॉलिटिक्स के अंदर भी जो है वो ये शामिल रहे। तो दुरानी इंपायर जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता इसने अपने आप को बिल्ड करना शुरू किया, क्योंकि जैसे मैंने कहा अहमद शाह अब्दाली की एज थी उस टाइम पे 25 साल और एक बहुत ही बेहतरीन किस्म के जंगजू और वॉरियर थे। तो जाहिर बात है इन्होंने क्या किया, फिर अपनी पावर को बढ़ाया, अपनी आर्मी को बढ़ाया और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अफगानिस्तान के बाकी जो हिस्से थे, ठीक है, उन हिस्सों के ऊपर भी कब्जा करना शुरू कर दिया और अफगानिस्तान को एक बहुत बड़ा जो है वो किंगडम इन्होंने फिर बनाया। अहमद शाह अब्दाली, ये वही अहमद शाह अब्दाली हैं जिनका मैंने बताया कि पानीपत में जो है इनको 1761 में जो है शाह वलीउल्लाह ने इनको बुलाया था कि उस टाइम पे, जिस टाइम पे जो है वो हिंदुस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे, ये मानना था मुसलमानों का और ख़ास करके जो है वो शाह वलीउल्लाह जो है वो ये मानते थे। तो क्योंकि वहाँ पर मरहटे जो है वो उस टाइम पर दिल्ली तक पहुँच आए थे, मरहटा सरकार जो थी, और दूसरी साइड से जो सिख थे, ठीक है, सिख भी बहुत ज़्यादा पावर में थे। तो इसी वजह से इन्होंने कई बार सिखों के साथ भी लड़ाइयाँ की, खास करके इनकी जो बहुत फेमस बैटल है, ठीक है, 1757 की, जिसमें इन्होंने जो है वो गोल्डन टेंपल जो है, जो अमृतसर के अंदर है गोल्डन टेंपल, वहां पे जाके भी जो है वो कत्लो गारत की। तो ये एक इल्ज़ाम भी इनके ऊपर लगता है सिखों की तरफ से, और सिखों के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है इस चीज़ का कि उन्होंने जो है वो उनके गोल्डन टेंपल को भी पामाल किया, वहां पे जाके भी जो है वो लोगों को कत्ल किया, ठीक है, 1757। उसके बाद 1761 में जब खतो किताबत हुई शाह वलीउल्लाह के साथ, तो फिर ये दोबारा से जो है वो इन्होंने बैटल ऑफ पानीपत के अंदर मराठा को और सिखों को दोबारा से शिकस्त दी। लेकिन खैर उस टाइम पे यहाँ पे हालात मुसलमानों के वैसे ही ख़राब हो चुके थे, क्योंकि जो लेटर मुगल्स थे, ठीक है जी, तो वो मुगल एम्पायर अब जो पहले अपने शान शौकत से मौजूद थी, ठीक है, पहले तकरीबन 150 साल, अब वो उसके हालात ही ऐसे थे कि अब उसको कोई भी आता तो ना बचाता, ठीक है। अब यहाँ पे आप इस मैप के अंदर देखिए, ये वो मैप है जो दुरानी एम्पायर का मैप है, यानी 1762 के अंदर जो दुरानी एम्पायर थी वो कहाँ तक फैली हुई थी, जिसमें अफगानिस्तान शामिल है, ठीक है, और जिसमें आज का जो पाकिस्तान है वो भी शामिल है। ये अब यहाँ पे जो मैं लाइन लगा रहा हूँ इसको देखिए ज़रा, ये कोयटा का इलाका, पेशावर का इलाका, लाहौर, मुल्तान, ये सारे का सारा, यहाँ तक कि दिल्ली तक का इलाका भी, क्योंकि 1761 में जब इन्होंने मराठों को शिकस्त दी दिल्ली में, तो जाहिर बात है फिर ये इलाका भी जो है वो इन्हीं के अंडर ही आया। तो ये इतने बड़े इलाके के ऊपर जो है वो दुरानी एम्पायर का फिर होल्ड रहा, जिसमें साथ में ख़ास करके कश्मीर भी जो है वो शामिल था, ठीक है, क्योंकि ये कश्मीर का इलाका या अटक का इलाका जो है या पेशावर का इलाका, ये बाद में फिर सिखों ने, जब रंजीत सिंह ने बहुत ज़्यादा पावर हासिल की, तो ये इलाके वापस जो है वो हासिल कर लिए, जिसमें मैं हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के अंदर जिक्र कर चुका हूँ इसका, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने इसको वापस हासिल किया। तो 1762 के अंदर अपनी हाईएस्ट एक्सटेंशन के ऊपर जो है वो यहाँ पे मौजूद थे, यानी कि जो दुरानी एम्पायर है, और इसमें जो है पेशावर और बहुत ज़्यादा जब इलाके बता चुका हूँ वो शामिल थे इसके अंदर। उसके बाद जब शाह वलीउल्लाह, जो अहमद शाह अब्दाली हैं, इनका जब इंतकाल हो गया, तो अहमद शाह अब्दाली के बाद जो दुरानी एम्पायर है वो उनके बेटे के पास चली गई, यानी कि तैमूर जो उनका बेटा था, तैमूर शाह दुरानी, ठीक है, तैमूर शाह दुरानी नए हुक्मरान बने। गो कि वो इतने कॉम्पिटेंट रूलर नहीं थे। इनका एक ही कारनामा है वो क्या, कि जो कंधार था वहाँ से इन्होंने कैपिटल शिफ्ट किया और काबुल लेके आ गए, यानी जो कंधार है वहाँ से इन्होंने कैपिटल को शिफ्ट करके काबुल में शिफ्ट कर दिया। और काबुल आज भी हम जानते हैं कि जो है वो अफगानिस्तान का कैपिटल है, और जहाँ पे आप आज देख रहे हैं जो है वो तालिबान का रूल आ चुका है। तो यहाँ पे जो है इन्होंने यहाँ से कैपिटल को शिफ्ट किया। उसके बाद इनका जो बेटा आया, यानी तैमूर का जो बेटा आया, वो था ज़मान शाह। अब ये ज़मान शाह जो है ये काफ़ी ज़्यादा लूज़ कंट्रोल रहा ज़मान शाह का, ठीक है। ज़मान शाह ने क्या किया, 1797 के अंदर ये आया, तो इसने जो है आहिस्ता आहिस्ता जो डायनेस्टी थी, जो इतना बड़ा किंगडम था, वो लूज़ करना शुरू कर दिया। दूसरी साइड से जो सिख थे वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुके थे। तो एक तो सिख पावरफुल हो चुके, यानी कि एक तो मुकाबले पर लोग भी सख्त थे, ऊपर से कॉम्पिटेंसी भी उस लेवल की नहीं थी। तो नतीजे के तौर पर क्या हुआ कि वो जो इतना बड़ा किंगडम था वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हाथ से निकलना शुरू हो गया, ठीक है। अब उसमें यहाँ पे बैटल ऑफ अटक हुई 1813 के अंदर, जिसमें सिखों ने जो है वो शानदार किस्म की कामयाबी हासिल की, और ये जो अटक का इलाका था और कश्मीर का जो इलाका था ये हाथ से चला गया, यानी दुरानी एम्पायर जो है वो इस इलाके से इसका सफाया हो गया, और यहाँ पे जो है वो सिख एम्पायर ने अपने आप को बिल्ड किया। इसके साथ साथ यहाँ पे जो है वो 1823 के अंदर क्या किया जी, रंजीत सिंह ने पेशावर के इलाके को भी फतह कर लिया, और इस तरह से पेशावर भी जो है वो इनके हाथ से निकल गया। अब यहाँ पे ज़रा बात को समझिएगा, सिर्फ 1 मिनट आपका लेना चाहूँगा बात को समझाने के लिए, कि कभी भी कोई भी जो एम्पायर रही है, कोई भी जो किंगडम रहा, उस किंगडम में
हमेशा जब भी उस किंगडम को तोड़ा गया तो वो किसने तोड़ा, वो उन्हीं लोगों ने तोड़ा जिनके पास कमजोरियां होती थी। ठीक है, वो कहा जाता है ना कि अपने ही जो है वो ज़र्ब लगाते हैं, क्योंकि अपनों को ही पता होता है तो अपने ही कोई ऐसा रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे भी ये जो दुरानी एम्पायर है इसको किसने तोड़ा, रंजीत सिंह ने तोड़ा। अब ये जो रंजीत सिंह हैं ये एक्चुअली में थे कौन। अब मैं, क्योंकि जब मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की थी तो ईस्ट इंडिया कंपनी में डिटेल से रंजीत सिंह की बात कर चुका हूं, तो सिर्फ सरसरी साहब को बताऊंगा कि रंजीत सिंह एक्चुअली में दुरानी एम्पायर के गवर्नर थे लाहौर के अंदर। मेरी बात को समझ रहे हैं। तो दुरानियों ने इनकी काबिलियत को देखते हुए इनको लाहौर का इलाका जो है वो दिया हुआ था और ये लाहौर के इलाके के ऊपर गवर्नर थे। तो जब इन्होंने देखा कि दुरानियों को की जो है पावर कम होती जा रही है तो इन्होंने जो है वो खुद को बादशाह यहाँ पे डिक्लेयर किया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने इलाकों को फतह करना शुरू कर दिया, जिसमें पेशावर को फतह किया, अटक को पहले फतह किया, उसके बाद जो है कश्मीर का इलाका गया, फिर पेशावर का इलाका, तो फिर यहाँ पे सिख एम्पायर इस्टेब्लिश हुई। हालांकि ये पहले उन्हीं के जो है वो गवर्नर रहे थे। तो इस तरह से दुरानी एम्पायर जो है वहां पे एंड हो गई, यानी 1823 में तकरीबन जो है वो दुरानी एम्पायर अपने इख्तिताम पे थी। गो कि अगले 10-12 साल चली जरूर, लेकिन वो सिर्फ अफगानिस्तान के एक रीजन के ऊपर चली। बाकी यहाँ पे जो पाकिस्तान का इलाका जो हिंदुस्तान के शामिल था, ठीक है, वो हिंदुस्तान के इलाके से दुरानी एम्पायर का खात्मा हो गया। और किसने किया, रंजीत सिंह ने या सिखों ने यहाँ पे उनका खात्मा किया। उसके बाद जो नई डायनेस्टी आती है अफगानिस्तान के अंदर वो आती है जी बारकजई डायनेस्टी। ठीक है, अब ये जो बारकजई डायनेस्टी थी इनका जो लिंक है वो था ब्रिटिश के साथ। ठीक है, यानी कि जो बारकजई डायनेस्टी आई तो इसी के साथ जो है अब यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर किसका होल्ड था, आहिस्ता आहिस्ता जो होल्ड था वो अंग्रेज़ों का होता जा रहा था। तो ऐसे में अंग्रेज़ों ने अपने होल्ड को एक्सटेंड किया। एक्सटेंड कहाँ पे किया, अफगानिस्तान के अंदर, और इस तरह से बारकजई डायनेस्टी के अंदर भी इनका इन्फ्लुएंस रहा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसमें बारकजई डायनेस्टी में जो सबसे पहले यहाँ पे इनके अमीर आए, ठीक है, जिनको अमीर के टाइटल के साथ याद किया गया, ठीक है, बादशाह जिन्हें नहीं कहा गया, तो ये अमीर दोस्त मोहम्मद खान थे। ठीक है जी, दोस्त मोहम्मद खान जो थे इन्होंने 1823 से लेके, ठीक है जी, और 1839 तक फर्स्ट टर्म में इन्होंने हुकूमत की। उसके बाद 1845 से लेके 1863 तक सेकंड टर्म में हुकूमत की। तो ये जो बीच का जो टाइम आया, यानी 1839 से लेके 1845 के बीच का जो टाइम था, यहाँ पे फर्स्ट एंग्लो वॉर चल रही थी, एंग्लो अफगान वॉर। तो उन्होंने अपने जो है वो लोगों को यहाँ पे प्लांट किया हुआ था। तो यहाँ पे ये उस टाइम पे भागे हुए थे। ठीक है जी, ताजिकिस्तान के इलाके की तरफ, उज़्बेकिस्तान के इलाके की तरफ ये अमीर दोस्त मोहम्मद खान उस टाइम पे भागे हुए थे। तो इनके जो बेटे थे शेर खान, ठीक है, वो शेर खान यहाँ पे हुकूमत कर रहे थे, या वो बहुत ज़्यादा टफ जो है वो कंपटीशन दे रहे थे अंग्रेज़ों को यहाँ पे उस टाइम पे। ठीक हो गया। तो यहाँ पे अमीर दोस्त मोहम्मद खान जो है उन्होंने फिर 1823 के अंदर गद्दी संभाली। अब बैटल ऑफ जमरूद हुई। अब ये बैटल ऑफ जमरूद जो थी ये क्यों हुई, 1837 के अंदर बैटल ऑफ जमरूद हुई। ठीक है, अब बैटल ऑफ जमरूद जो है वो इसलिए हुई क्योंकि जो जमरूद का इलाका है, अगर आप यहाँ पे देखिए तो ये है पेशावर। ठीक है, ये डॉट जो आपको दिखाई दे रहा है ये पेशावर का है, और यही साथ में जो रास्ता जा रहा है अफगानिस्तान की तरफ, ठीक है, और जो सेंट्रल एशिया को निकल जाता है, तो ये है जमरूद का इलाका। तो ये पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर है। यहाँ पे जो हमारी एजेंसीज थी पहले, जो अब खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है, तो एजेंसीज का एक हिस्सा था जमरूद, जो कि आप कह लें बॉर्डर एरिया था अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में। यहाँ पे एक फोर्ट बिल्ड किया हुआ था, यानी एक किला जो है वो तामीर करवाया हुआ था। तो इस किले के ऊपर जो है वो हुकूमत किसकी थी, फिलहाल जो हुकूमत थी वो हुकूमत थी यहाँ पे सिखों की। ठीक है, तो सिखों से ये किला वापस लेने के लिए, क्योंकि पहले ये दुरानी एम्पायर के पास था, तो अफगानियों ने ये वापस लेना चाहा, अमीर दोस्त मोहम्मद खान ने इस किले को वापस लेना चाहा। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे जमरूद के किले के ऊपर अटैक कर दिया, लेकिन ये उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा 1837 के अंदर। ठीक है, और क्या हुआ इसमें जो है वो शदीद किस्म की नाकामी हुई। लेकिन नाकामी के बावजूद क्या हुआ कि जो हरी सिंह था, हरी सिंह नलवा, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का वॉरियर था सिख एम्पायर का, ठीक है, वो शदीद जख्मी हुआ, क्योंकि वो उस टाइम पे पेशावर के अंदर मौजूद था। जब उसको बताया गया कि भाई यहाँ पे अटैक हो चुका है, गो कि उस टाइम पे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वो कमज़ोर थे जमरूद के अंदर सिख, तो ये यहाँ से हरी सिंह नलवा पहुँचे। वहाँ पे इन्होंने वहाँ पे जाके जो है वो दोस्त मोहम्मद खान की फ़ौज को जो है शिकस्त दी, और नतीजे के तौर पर क्या हुआ कि खुद हरी सिंह नलवा शदीद ज़ख्मी हुए, और उसके कुछ टाइम के बाद वो उनका इंतकाल हो गया। तो ये एक जो बहादुर वॉरियर था, ये बैटल ऑफ जमरूद के अंदर जो है ये सिखों का जो है इसको नुकसान हुआ। ठीक है, बाकी सिखों ने जो है वो बैटल ऑफ जमरूद में कामयाबी हासिल की। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जी इसी में 1837 और 1838 के अंदर जो है वो सेज ऑफ हिरात हुआ, यानी जो हिरात का इलाका था अफगानिस्तान के अंदर, ठीक है, उसको भी जो है वो मुहासरा किया गया, और उसका मुहासरा करके उसको भी जो है वो हासिल करने की कोशिश की गई।
इसी दौरान फिर जो है वो फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर जो है वो स्टार्ट हो गई 1839 से लेके 1842 तक जो है फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर जो है वो चली, यानी कि अफ़गानिस्तान की और अंग्रेज़ों की जो है ये पहली जंग थी। इससे पहले अंग्रेज़ों की और अफ़गानिस्तान की फ़िलहाल कोई भी जंग नहीं थी। अब इसमें आपको समझना है कि अब ये हुआ क्या। अब फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर जो है वो स्टार्ट हो गई 1839 के अंदर। अब इसमें जो इसका अगर बात करें कॉज क्या बना, तो एक तो सिंपल जो कॉज था वो क्या था कि अफगानी जो थे, खास करके दोस्त मोहम्मद खान जो थे, दोस्त मोहम्मद खान ने अंग्रेज़ों को मानने से या अंग्रेज़ों की जो अंग्रेज़ क्योंकि हिंदुस्तान के ऊपर भी होल्ड कर रहे, तो जाहिर बात है वो चाहते थे कि अफगानिस्तान की फॉरेन पॉलिसी भी वो तय करें, तो उनकी फॉरेन पॉलिसी को मानने से इनकार कर दिया। इसका मतलब जब दोस्त मोहम्मद खान ने अंग्रेज़ों के आगे झुकने से इनकार किया, तो ऐसे में ये फर्स्ट जो है वो वॉर हुई, जो इसका बहुत बड़ा कॉज बना। ठीक है, कि दोस्त मोहम्मद खान ने कहा भाई आप हमारी पॉलिसीज़ नहीं बना सकते, हम इंडिपेंडेंट है। तो ऐसे में अंग्रेज़ों को गुस्सा आया कि उन्हें कोई जो है वो कैसे आंखें दिखा सकता है। ऐसे में उन्होंने जो है ये फर्स्ट वॉर की तरफ वो आगे गए। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया जी, 1839 के अंदर जो है वो काबुल पे अटैक किया और काबुल को अपने कब्जे में कर लिया। यानी अंग्रेज़ों ने 1839 के अंदर काबुल को जो है वो काबुल पे कब्जा कर लिया। और जब काबुल पे कब्जा किया तो दोस्त मोहम्मद खान वहाँ से भाग गए, वहाँ से फरार हो गए। और उसके बाद गोरिल्ला टैक्टिक्स जो है फिर वो स्टार्ट हो गई कि कुछ लोग आते झत्ते की शक्ल में आके अटैक करते, अंग्रेज़ों को नुकसान पहुँचाते, वापस चले जाते। ठीक है, इस तरह हुआ। अब इसमें भी जो है वो अपने का जो है वो एक रोल इन्वॉल्व रहा कि शुजा शाह जो था, शुजा शाह दुरानी। ठीक है, तो ये जो शुजा शाह था, इसने जो है वो ली हुई थी, जो पनाह थी वो सिखों के पास ली हुई थी, तो इसने जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प की। ठीक है, किसकी, अफगानिस्तान की किंगडम को कमज़ोर करने में और अंग्रेज़ों को वहाँ पे तक पहुँचने में जो है शुजा शाह ने जो है वो एक रोल प्ले किया, जो कि एक बहुत नेगेटिव रोल था। और उसके बाद जो है इसी शुजा शाह को जो है वो एक डील के तहत बिठा दिया गया काबुल के तख्त के ऊपर, क्योंकि जाहिर बात है गद्दार था, पहले से भागा हुआ था। तो इसी गद्दार को जो है इन्होंने फिर क्या किया, काबुल के तख्त के ऊपर बिठा दिया कि भाई ये हमारी बात मानेगा। अब सवाल ये है, यहाँ पे बात को ज़रा समझिएगा कि अंग्रेज़ जो हैं, जो बरतानिया है, ताज बरतानिया, उसका क्या इंटरेस्ट था अफगानिस्तान के अंदर। ठीक है, अब उसका इंटरेस्ट क्या था, उस इंटरेस्ट को कहा जाता है हिस्ट्री के अंदर ग्रेट गेम। ठीक है, खास करके इंटरनेशनल रिलेशंस में इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है कि ग्रेट गेम क्या थी। अब ग्रेट गेम क्या थी, एक्चुअली में ग्रेट गेम जो है वो एक साइड पे बरतानिया था और दूसरी साइड पे जो है वो रशिया था। इन दोनों के बीच की जो पावर गेम थी उसको कहा गया ग्रेट गेम। अब ये पावर गेम क्या थी, एक्चुअली में पावर गेम ये थी कि जो बरतानिया था उसे ये डर था। अब जरा बात को समझिएगा, सिर्फ डर था। डर क्या था कि जो अफगानिस्तान का इलाका है, अफगानिस्तान के इलाके के ऊपर कहीं जो है वो सेंट्रल एशिया के बाद जो है रशिया जो है वो कब्जा ना कर ले अफगानिस्तान के ऊपर। और अगर वो अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा करेगा रशिया, तो उसके बाद फिर उसका अगला जो पड़ाव होगा वो होगा हिंदुस्तान। तो इसलिए अगर उसे हिंदुस्तान पहुंचने से रोकना है, किसको, रशिया को, तो अफगानिस्तान को हमें अपने कब्जे में करना पड़ेगा। ये डर था बरतानिया का। दूसरी साइड पे जो रशिया था उसको भी यही डर था, बिल्कुल। उसका ख्याल ये था कि भाई जो बरतानिया है, एक तो मिडिल ईस्ट में भी उसका इन्फ्लुएंस है, ठीक है, अफगानिस्तान, ईरान को छोड़ के, और दूसरा जो है वो हिंदुस्तान के अंदर भी वही मौजूद है। तो ऐसा ना हो कि कहीं ये बरतानिया जो है वो अफगानिस्तान में पहुंच जाए और अफगानिस्तान में पहुंचने के बाद वो सेंट्रल एशिया को भी जो है वो अपने साथ में शामिल कर ले, तो इससे इन्हें खतरा पैदा होगा। तो इन्होंने अपने अपने डर की वजह से जो है वो अफगानिस्तान को जो है वहां पे अपनी ग्रेट गेम का हिस्सा बनाया। और दोनों ने कोशिश की। बरतानिया की ये कोशिश थी कि किसी तरह से अफगानिस्तान में इनकी हुकूमत कायम हो, यानी इनके जो मानने वाले हैं इनकी फॉरेन पॉलिसी वहां पे एग्जीक्यूट हो। रशिया ये चाहता था कि इनकी पॉलिसी यहां पे एग्जीक्यूट हो। और तकरीबन 100 साल तक जो है ये ग्रेट गेम चलती रही, रशिया और बरतानिया की खींचातानी, और इसमें अफगानिस्तान जो है उस बेचारे का बुरा हाल होता रहा। यहां पे एक बहुत शानदार किस्म का एक कार्टून है जो कि ग्रेट गेम को शो करता है कि ये जो बीच में आपको अफगानी दिखाई दे रहा है, ये अफगानी है एक्चुअली में अफगानिस्तान, ठीक है। एक साइड पे इसकी जो शेर है ये है अंग्रेज, ठीक है, और दूसरी साइड पे ये जो रीच है, क्योंकि रशियन रीच बड़े मशहूर हैं, तो जो रीच है ये है रशिया। अब एक साइड पे भी इतना पावरफुल, दूसरी साइड पे भी इतना पावरफुल। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो अफगानिस्तान है ये क्या कह रहा है, सेव मी फ्रॉम माय फ्रेंड्स, कि मुझे बचाओ मेरे ही दोस्तों से। कि एक्चुअली में ये जो शेर है, यानी जो अंग्रेज हैं ये कह रहे हैं हम तुम्हारे दोस्त हैं, और रशिया जो है ये कह रहा है हम तुम्हारे दोस्त हैं। तो दोनों ही पावरफुल लोगों ने बेचारे अफगानिस्तान को बीच में जो है वो अपना एक किस्म का ग्रेट गेम का हिस्सा बनाया हुआ, और उस बेचारे को जो है वो आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा।
तो इसी वजह से अंग्रेज़ों ने ये जो एंग्लो अफगान वॉर थी ये लड़ी। लेकिन उसमें हुआ क्या, रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला कि बहुत ही शदीद किस्म की शिकस्त का सामना करना पड़ा अंग्रेज़ों को। गो कि स्टार्टिंग में इन्हें कामयाबी हुई, शुजा शाह को उन्होंने तख्त पे बिठा दिया, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ जी, शुजा शाह को, अब ये जो ग्रेट गेम का है, अब इसमें एक्चुअली में ये ग्रेट गेम स्टार्ट कहाँ से हुई थी, पहले इसका अगर जिक्र करें तो 12 जनवरी 1830 को ग्रेट गेम जो है वो माना जाता है स्टार्ट हुई थी। और उस टाइम पे स्टार्ट हुई थी जब लॉर्ड एलन ब्रॉड जो था, इसको ये कहा गया, जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का हेड बना, तो इसने ये कहा कि भाई अब हमें एक ऐसा रोड तामीर करना चाहिए, ट्रेड रूट जो है जो बुखारा तक जाए, बुखारा यानी कि सेंट्रल एशिया तक जाए। तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने जब ये फैसला किया कि सेंट्रल एशिया तक हमें पहुंचना है ट्रेड रूट के थ्रू, सिर्फ ऐसा नहीं कि हमें वॉर के थ्रू पहुंचना है, तो इन्होंने ये फैसला किया। तो ऐसे में रशिया को खतरा पैदा हुआ कि भाई ये तो जो है वो सेंट्रल एशिया के अंदर आना चाहते हैं, यानी वस्ती एशिया के अंदर ये पहुंचना चाहते हैं। तो ऐसे में उन्होंने जो है वो फिर अपना इन्फ्लुएंस स्टार्ट कर दिया पहले ईरान के ऊपर, फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े। तो इस तरह से ये बीच में जो है वो अफगानिस्तान कुचला। तो ये ग्रेट गेम यहाँ से जो है वो स्टार्ट हुई, सिर्फ इस बंदे की वजह से, एलन ब्रॉड की वजह से, जिसने जो है सिर्फ एक ट्रेड रूट जो है वो बिल्ड करना चाहा बुखारा तक। तो दोनों फिर आपस की खींचातानी में अफगानिस्तान को इन्होंने खूब जो है ना फिर वो तंग किया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ कि वॉर जो है उस वॉर में हुआ क्या, अब उस वॉर में ये हुआ कि वॉर में शुरू में तो अंग्रेज़ों को कामयाबी हुई, लेकिन उस कामयाबी के बाद जैसे मैंने कहा कि गुरिल्ला टैक्टिक्स के थ्रू काफ़ी ज़्यादा इन्हें तंग किया गया। अब जो इतना ज़्यादा इन्हें तंग किया गया तो उसमें जो है वो अकबर खान जो है इसका बहुत बड़ा रोल रहा। ये जो अकबर खान है एक्चुअली में ये है दोस्त मोहम्मद खान का बेटा, और इसने बहुत ज़्यादा नाम पैदा किया सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से क्योंकि इसने अंग्रेज़ों को नाको चने चबवा दिए। जो मुहावरा है ना, इसको सही कर दिखाया इस अकबर खान ने, जिसको वज़ीर अकबर खान भी कहा गया। इस अकबर खान ने क्या किया कि उनको गोरिल्ला अटैक्स के थ्रू और खास करके सर्दियों में उनको जो है वो इतना तंग किया, क्योंकि अंग्रेज तो सर्दियों के इतने आदी नहीं थे, उस तरह से हिंदुस्तान के अंदर तो सर्दी नहीं होती जिस तरह से जो है वो अफगानिस्तान के अंदर होती है। तो ऐसे में इन्होंने सर्दियों में जो है शदीद शिकस्त दी। यहाँ पे आपको फर्स्ट पिक्चर दिखाई दे रही है जिसमें दिखाया जा रहा है कि भाई यहाँ पे ये जो ऊपर बैठे हुए हैं गोरिल्ला, कुछ लोग बैठे हुए हैं अफगानी, और बर्फ पड़ी हुई है, शदीद किस्म की शदीद ठंड है, और इस शदीद ठंड में जो है ये यहाँ पे पहाड़ों से छुप छुप के अंग्रेजों को कत्ल किया जा रहा है। माना जाता है कि इतने अंग्रेजों को यहाँ पे कत्ल किया गया टोलियों की शक्ल में कि जो हजारों अंग्रेज आए थे यहाँ पे, गो कि कुछ उसके बाद वापस चले गए थे मेजॉरिटी में, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे बचे थे काबुल को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वो लोग भी जब एग्रीमेंट के थ्रू वापस जाने लगे तो उनको भी इतना ज़्यादा जो है वो मारा गया कि 5 से 6 लोग जो हैं, जी हाँ 5 से 6 लोग जो बड़े कमांडर लेवल के थे वो सिर्फ वापस हिंदुस्तान जा सके, बाकी सब के सबको यहाँ पे कत्ल कर दिया गया। और आधे से ज़्यादा जो है वो यहाँ पे ठंड से और भूख से मर गए, क्योंकि ये सफ़र 1.5 साल का इनका सफ़र पड़ा, और इस 1.5 साल में इन्होंने इतनी तकलीफें मुसीबतें देखी कि जिसकी कोई हद नहीं। क्योंकि इन पहाड़ों को सर्दियों में क्रॉस करना, जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, आपको पता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच के जो पहाड़ हैं, ठीक है, तो इन माउंटेन पीक्स पे से गुजरना उस टाइम पे सर्दियों में पॉसिबल नहीं था। तो इन सर्दियों में इनको यहाँ पे जो है मारा गया और शदीद तरह से छुप छुप के मारा गया, और ये सारे का सारा क्रेडिट जो है वो अकबर खान को जो है वो जाता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या हुआ कि फिर 42 के अंदर वॉर तो खत्म हो गई, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो वापस कंट्रोल हासिल किया दोस्त मोहम्मद खान ने, और 45 के अंदर जो है 1845 के अंदर जो है दोस्त मोहम्मद खान वापस जो है वो बैठे, और अंग्रेज़ों को एक बुरी शिकस्त हुई, यहाँ पे बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसी वॉर जो हुई, इसी वॉर का और क्या नतीजा निकला, जो ग्रेट गेम थी उस ग्रेट गेम का नतीजा ये निकला कि जो वॉर्स हुई, जो सिखों के साथ जो वॉर्स हुई, ठीक है, एंग्लो सिख वॉर जो हुई, उन एंग्लो सिख वॉर में जिसमें रंजीत सिंह को भी शिकस्त हुई, पंजाब भी जो है वो दोबारा से इनके हत्थे चढ़ गया, ठीक है, अंग्रेज़ों के हत्थे आ गया कि अंग्रेज़ वो पूरा का पूरा मैंने बताया हुआ है ईस्ट इंडिया कंपनी में कि किस तरह से जो है वो अंग्रेज़ों ने पंजाब को हासिल किया। तो पंजाब को उन्होंने हासिल ही अंग्रेज़ों ने इसीलिए किया था क्योंकि पंजाब बॉर्डर एरिया था अफगानिस्तान के साथ, तो पंजाब को हासिल करना ज़रूरी था कि पंजाब अगर प्रोटेक्ट करते तो तब भी अफगानिस्तान के ऊपर वो अटैक कर सकते थे। तो इसको भी हासिल किया, और ये सारे का सारा ग्रेट गेम का हिस्सा था, यही जिस वजह से जो है फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर लड़ी गई, ठीक है। उसके बाद ये जो वॉर थी इसमें शुजा शाह दुरानी जो है वो 1839 से लेके 1842 तक जो है वो काबुल के अंदर बादशाह बने बैठे रहे, ठीक है, और इनको फुल सपोर्ट रही अंग्रेज़ों की। लेकिन अब अंग्रेज़ों को जब शिकस्त हुई 1842 के अंदर अकबर खान की वजह से, तो फिर जो है वो अकबर खान वापस आए, और फिर दोस्त मोहम्मद खान जो है दोबारा से वापस आए, और 1845 से लेके 1863 का एक लंबा टेन्योर दोबारा से जो है उन्होंने बादशाह की शक्ल में या अमीर की शक्ल में जो है वो अफगानिस्तान के अंदर गुजारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शेर अली ख़ान की, कि उसके बाद जो दोस्त मोहम्मद ख़ान है उनका जो बेटा है शेर अली ख़ान, इसके पास हुकूमत आई, और 1863 से लेके 1879 तक जो है वो शेर अली ख़ान जो हैं इन्होंने हुकूमत की अफ़गानिस्तान के अंदर, ठीक है। यहाँ पे ये आपको सामने पिक्चर में दिखाई दे रहा है शेर अली ख़ान,
ये अफ़गानिस्तान के जो है अमीर रहे उसके बाद, यानी अपने बाप के बाद जो है ये अमीर बने। और सेकेंड एंग्लो अफ़गान वॉर जो हुई वो इन्हीं के टाइम पे हुई, यानी जो इसका रीजन है शेर अली ख़ान का वो एक्चुअली में यहाँ पे एंड इसीलिए हुआ कि यहाँ पे सेकेंड जो है वो वॉर स्टार्ट होगी, सेकेंड एंग्लो अफ़गान वॉर। और सेकेंड एंग्लो अफ़गान वॉर में ये है कि अंग्रेज़ों को जो है वो कामयाबी हासिल हुई, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा जो हालात हैं वो उनके फेवर में थे, तो इसलिए उन्हें जो है वो कामयाबी हासिल हुई। अब ये जो जंग है वो एक्चुअली में ये जंग क्यों हुई, इसमें भी जो सबसे पहला जो कॉज है वो ग्रेट गेम का ही कॉज है, ठीक है, कि ग्रेट गेम ही की वजह से जो है, यानी मतलब ये है कि अंग्रेज़ क्योंकि हिंदुस्तान के अफगानिस्तान के ऊपर अपना होल्ड रखना चाहते थे और ख़ास करके उसकी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, इसीलिए जो है उन्होंने जो है वो अटैक किया यहाँ पे। लेकिन उस अटैक की वजह क्या बनी, वजह ये बनी कि एक डेलीगेशन जो है, जो यूरोपियन कंट्रीज़ भी जिसमें शामिल थे और साथ में अंग्रेज़ भी शामिल थे, उस डेलीगेशन को अफगानिस्तान में इंटर होने से रोक दिया गया, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा एक बेइज्जती जो है वो महसूस हुई अंग्रेज़ों को कि भाई इतना बड़ा जो डेलीगेशन है, जो वफ्द है, उस वफ्द को अफगानिस्तान के अंदर दाखिल ही नहीं होने दिया गया। तो ये काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलेशन महसूस हुई अंग्रेज़ों को। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि फिर एक लेटर लिखा और एक ख़त में कहा, किसको जी, शेर अली ख़ान को, कि भाई तुम माफ़ी मांगो। 1 माह का वक्त दिया कि 1 माह के अंदर अगर तुम माफ़ी मांगते हो तो ठीक है, अगर माफ़ी नहीं मांगते तो फिर हम जो है वो अटैक करेंगे। तो शेर अली ख़ान ने माफ़ी नहीं मांगी और उसके नतीजे के तौर पे क्या हुआ कि अटैक कर दिया। माना ये जाता है, 2 राय हैं यहाँ पे। एक राय ये है कि शेर अली ख़ान ने माफ़ी मांगी और जो इस शेर अली ख़ान ने जो ख़त लिख के दिया वो ख़त लेट पहुँचा हिंदुस्तान, जिस वजह से, और उससे पहले ही जो है यहाँ पे जो अंग्रेज़ हैं वो अपनी फ़ौज रवाना कर चुके थे, जिस वजह से ये जो है वो जंग हुई। लेकिन इसमें क्या हुआ कि इसमें अंग्रेज़ों को जो है वो कामयाबी हुई, क्योंकि अब ज़ाहिरी बात है ये दोस्त मोहम्मद ख़ान जैसे तो थे नहीं, अकबर खान जैसी पावर भी नहीं थी। तो ये इसका जो है नतीजा निकला। तो रिजल्ट क्या हुआ, ब्रिटिश विक्ट्री जो है उसकी शक्ल में रिजल्ट सामने आया और शेर अली को जो है वो रिप्लेस कर दिया गया याकूब खान के साथ। अब याकूब खान के साथ रिप्लेस किया गया तो इसका मतलब क्या है कि जो याकूब खान हैं ये कौन होंगे, ये जो है वो पिट्ठू होंगे अंग्रेज़ों के। ज़ाहिरी बात है याकूब खान जो है इन्होंने हामी भरी कि भाई हाँ जो है मैं आपकी बातें मानूंगा। तो ज़ाहिरी बात है बातें मानने का मतलब क्या है कि जो रशियन इन्फ्लुएंस है उसको आगे नहीं बढ़ने देना। और साथ में कुछ और टर्म्स थी, वो जो टर्म्स थी वो यहाँ पे आपको नीचे बताता हूँ। और ट्रीटी ऑफ गनमक जो है 1879 के अंदर हुई, इस सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर के बाद। इस ट्रीटी ऑफ गनमक के थ्रू जो है वो शेर खान को रिप्लेस किया गया और याकूब खान को यहाँ पे बादशाह बना के या अमीर बना के जो है वो अफगानिस्तान का बिठा दिया गया। अब याकूब खान जो है उसको भी जो है वो रिप्लेस किया गया अयूब खान के साथ, क्योंकि याकूब खान को बनाया गया तो याकूब खान ने भी आगे से फिर जो है वो उसने कहा, अंग्रेज़ों की बातें मानने से इनकार कर दिया। तो उन्होंने फिर दोबारा से क्या किया जी, अयूब खान को बना दिया। अयूब खान जो है अब ये काफ़ी ज़्यादा जो है फिर उनके हक में था, लेकिन इसको भी फिर जो है बाद में चेंज करके रिप्लेस करके अमीर अब्दुर्रहमान के साथ जो है रिप्लेस कर दिया गया। और इसको अमीर अब्दुर्रहमान को, जिसको आयरन अमीर कहा जाता है, इस अमीर के साथ रिप्लेस कर दिया और इसको जो है वो बिठा दिया अफगानिस्तान के तख्त के ऊपर। यानी कि अंग्रेज़ उस टाइम पर बिल्कुल पपेट की तरह जो है वो हिंदुस्तान की जो हुकूमत है उसको यूज़ कर रहे थे कि जो बंदा भी उनकी फेवर में ना होता उसको थोड़े टाइम के बाद 6 माह 3 माह के बाद हटाते और हटा के वहाँ बिठा देते। ये जो पिक्चर है ये सेकंड एंग्लो अफगान वॉर की एक पिक्चर है, जिसमें एक साइड पे जो है वो अफगानी है और दूसरी साइड पे वो जो है अंग्रेज़ हैं और अंग्रेज़ों को जो है वो मारा जा रहा है। गो कि अंग्रेज़ों ने इसमें कामयाबी हासिल की। अब जो ट्रीटी ऑफ गनमक है जो कि 26 मई 1876 को जो है वो साइन हुई, तो इसमें क्या क्या तय किया गया, इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो क्या थे ट्रीटी ऑफ गनमक के, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी थी। इसमें पहला तो ये था कि जब याकूब खान को बिठाया गया तो याकूब खान से ही कहा गया कि भाई तुमने जो है वो सालाना 60,000 पाउंड्स हमें देने हैं। अब जाहिर बात है जब अपना बंदा बिठाया जाएगा, ठीक है, जैसे बंगाल में जो है बिठाया गया था, तो इसी तरह से फिर क्या हुआ कि 60,000 पाउंड्स तुम दोगे हमें साल के। जो ब्रिटिश हैं उनको प्रोटेक्ट करोगे यहाँ पे, और फॉरेन पॉलिसी जो है खास करके वो ब्रिटिशर्स की चलेगी ताकि रशियंस जो हैं उनका इन्फ्लुएंस यहाँ पे न बढ़ सके, ठीक है। इसी तरह से जो ईस्टर्न बाउंड्रीज हैं जो कि इंडिया के साथ है उसमें जो है वो उन्होंने फैसिलिटेट करना था, किसको जी, अंग्रेज़ों को। यानी कि अंग्रेज़ों के यहाँ पे जो फौज होगी वो फौज यहाँ मौजूद रहेगी और उस फौज के साथ इनकी किसी किस्म की कोई भी झड़प या लड़ाई नहीं हुआ करेगी। इस ट्रीटी के तहत जो है वो ये तय किया गया। इसी तरह कहा गया जो ब्रिटेन है वो क्या करेंगे जी, अफगानिस्तान के फॉरेन अफेयर्स को कंप्लीटली वो मैनेज करेंगे, ताकि ये फैसला अंग्रेज़ों ने करना है कि अफगानिस्तान जो है वो किसके साथ जो है वो अपने रिलेशन रखेगा और किसके साथ रिलेशंस नहीं रखेगा। किसके साथ का मतलब क्या है कि ईरान
क्योंकि वो भी रशिया का सपोर्टर है और रशिया इन दो ममालिक के साथ रिलेशन नहीं रखने, या जो भी मुल्क जो प्रो रशिया है उसके साथ रिलेशंस नहीं रखने, यही था सबसे इंपॉर्टेंट। इसी तरह से जो ब्रिटेन है उन्होंने क्या करना है, यहाँ पे परमानेंट जो है एक मिशन जो है वो स्टैब्लिश करना है काबुल के अंदर। यानी कि जैसे इन्होंने पंजाब के अंदर किया था कि पंजाब के अंदर जो उन्होंने सिखों के साथ एक परमानेंट कुछ लोग यहाँ पे फौज का एक जो है वो कमांड छोड़ दी थी कि यहाँ पे ये फौज जो है वो मुकम्मल तौर पे दरबार के अंदर रहेगी लाहौर के अंदर, तो बिल्कुल इसी तरह से इन्होंने भी काबुल के अंदर भी अपनी फौज जो है वो कहा कि यहाँ पे हर टाइम पे एक लिमिटेड फौज जो है यहाँ पे मौजूद रहेगी ताकि आप उसके अगेंस्ट न जा सकें। ठीक है, ये ट्रीटी ऑफ उसके अंदर गंदमक के अंदर जो है वो फैसले, तो ये जो है वो कुछ मेन पॉइंट्स थे ट्रीटी ऑफ गंदमक के, जिसके थ्रू फिर जो है याकूब खान को लाया गया और उसके बाद फिर जो है वो एट द एंड जिस पे इनका दिल आया, अंग्रेज़ों ने जिसको रखा वो अमीर अब्दुल रहमान ही थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी अमीर अब्दुल रहमान की, या आयरन अमीर भी जिन्हें कहा गया। 1880 से लेके 1901 तक जो है 1880 से लेके 1901 तक का जो टाइम है, ये 1901 का, ये जो है अमीर अब्दुल रहमान का ही है। यहाँ पे एक साइड पे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे अमीर अब्दुल रहमान है और यहाँ पे दूसरी साइड पे जो है वो मोर्टिमर ड्यूरेट हैं। ठीक है, ड्यूरेट, तो ये मोर्टिमर ड्यूरेट जो है इन्हीं के टाइम पे ही और अमीर अब्दुल रहमान के टाइम पे ही ये ड्यूरेट लाइन भी जो है ये सेट हुई, तो इसी वजह से जो है इनकी पिक्चर जो है वो एक साथ यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। तो अमीर अब्दुल रहमान की अगर बात करें कि अमीर अब्दुल रहमान को आयरन अमीर क्यों कहा गया, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले इनको आयरन अमीर इसलिए कहा गया कि इस बंदे के बारे में मशहूर था कि इस बंदे ने एक तो रिफॉर्म्स लेके आया, दूसरा इसने ये बहुत ही सख्त किस्म का अमीर था। ठीक है, बहुत ही सख्त किस्म का अमीर था कि इसने जो बातें मनवानी थी वो मनवानी थी। दूसरा, इनको एक क्रेडिट जाता है, एक तो इनके अगेंस्ट एक बात जाती है वो ये कि ये बहुत ज़्यादा जालिम शख्स था, और एक जो इनके हक में बात जाती है वो ये कि ये वो पहला शख्स था, ये पहला अमीर था जिसने अफगानिस्तान के अंदर एक सेंट्रलाइज्ड हुकूमत बनाई। सेंट्रलाइज्ड हुकूमत का मतलब ये है कि हुकूमत तो पहले भी मौजूद थी लेकिन वो एक लूज कंट्रोल की हुकूमत थी जिसका काबुल से कोई इतना ज़्यादा ताल्लुक नहीं था, क्योंकि मुख्तलिफ जगह पर बगावतें या सरदार अपनी हुकूमत कर रहे थे। लेकिन अमीर अब्दुल रहमान ने आके उन सरदारों को जो अपनी अपनी हुकूमत कर रहे थे उनको लटकाया, उनको कत्ल किया, तमाम के तमाम बागियों को जो है वो कत्ल किया, और उसके नीचे के तौर पर इतनी सख्ती की कि बागी जो है वो अंडरग्राउंड हो गए, और जब बागी अंडरग्राउंड हुए तो काबुल से सारी की सारी हुकूमत को ऑपरेट किया गया। तो इस तरह से फर्स्ट टाइम एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट जो थी, ठीक है, वो अमीर अब्दुल रहमान की शक्ल में अफगानिस्तान को मिली, इसलिए इन्हें जो है वो आयरन अमीर कहा जाता है। तो जो मॉडर्न अफगानिस्तान है जिसकी जो बाउंड्रीज हैं, ठीक है, जो बाउंड्रीज ये जो आपको यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर जो बाउंड्रीज दिखाई दे रही हैं कि एक साइड पे ईरान, एक साइड पे तुर्कमानिस्तान, पाकिस्तान, तो इसके अंदर जो अफगानिस्तान मौजूद है, ये जो बाउंड्रीज सेट की गई, इन बाउंड्रीज का क्रेडिट जो है वो किसको जाता है, अमीर अब्दुल रहमान को जाता है, कि अमीर अब्दुल रहमान ने रशिया के साथ और ब्रिटिश एम्पायर दोनों के साथ जो अपनी बाउंड्री सेट की, क्योंकि इस साइड से ये जो तुर्कमानिस्तान का एरिया था ये सारे का सारा, और उज्बेकिस्तान का ये रशिया कंट्रोल में था, तो यहाँ से जो एरियाज थे ये सारे के सारे, ये जहाँ पे मैं भी अंडरलाइन कर रहा हूँ इसको, तो ये एरिया जो है यहाँ से ये बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान का ये जो एरिया था, ठीक है जी, जो यहाँ पे ड्यूरेट लाइन से पहले का एरिया था कि यहाँ पे कोई बॉर्डर नहीं था और अफगानिस्तान और पाकिस्तान की कोई शनाख्त नहीं थी, बल्कि जो बेल्ट यहाँ पे मौजूद था, यानी बेल्ट जो पश्तून बेल्ट था वो जो है वो बिल्कुल आज़ादी से अफगानिस्तान और हिंदुस्तान दोनों का ही हिस्सा रहा, तो वो दोनों के साथ ही था। इसी तरह से यहाँ पे जो उज़्बेक और ताजिक थे, तो उज़्बेक और ताजिक भी एक्चुअली में रशिया का हिस्सा थे, तो यहाँ पे इनका भी बिल्कुल इसी तरह से ओपन बॉर्डर था। तो इस साइड से बॉर्डर को रशिया के साथ सेट किया गया कि भाई ये जो बॉर्डर है उज़्बेकिस्तान का है, ये तुर्कमानिस्तान का है, और यहाँ से अंदर अंदर जो है वो किसका है जी, मज़ार शरीफ या जो बाकी इलाके हैं वो सारे का सारा अफगानिस्तान का है। इसी तरह से यहाँ पे ड्यूरेट लाइन जो बनाई गई, ठीक है, मोर्टिमर ड्यूरेट जो इनके थ्रू बनी, ठीक है, यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन ही है जिसको अभी बाढ़ लगाई गई, आपको पता है। तो ये जो है बताया गया कि इस साइड पे जो है वो हिंदुस्तान है, ठीक है, और इस साइड पे जो है वो क्या है जी, अफगानिस्तान है। तो ये सारे का सारा क्रेडिट जो है वो जाता है अमीर अब्दुल रहमान को। और बाद में इसके ऊपर हम जानते हैं कि बहुत से इश्यूज़ भी बने, जैसे कि इन्होंने कहा कि भाई जब पाकिस्तान बना 1947 के अंदर, तो अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को रिकग्नाइज़ करने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई ये सारे का सारा जो बलूचिस्तान का एरिया, कोयटा का या पेशावर का जो एरिया है, ठीक है, और ये जितनी भी एजेंसियाँ हैं ये सारे का सारा अफगानिस्तान का हिस्सा हैं, अटक के पुल तक का सारा हिस्सा, इन्होंने ये कहा, ठीक है। और ये जो एग्रीमेंट हुआ था, इन्होंने कहा ये 1 साल के लिए था, कुछ लोगों ने कहा 100 साल के लिए था, कुछ ने कहा ये तो हिंदुस्तान के साथ था। अब जैसे कि पाकिस्तान बन गया तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नल एंड वॉइड हो गया, तो इसका मतलब ये है कि ऐसा हो नहीं सकता, तो उन्होंने जो है वो पाकिस्तान को मानने से इनकार कर दिया। ऐसे में पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ जो हालात हैं वो शुरू से ही जो है वो अच्छे नहीं हो सके, ठीक है। तो ये भी एक इसका रीज़न बना।
अच्छा, उसमें अब क्या हुआ कि इसके अलावा अगर बात करें अमीर अब्दुर्रहमान की, उनको आयरन अमीर इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने 1 लाख लोगों को जो है, जो बागी थे या बागियों का नाम दे दिया गया, उनको कत्ल करवाया। ठीक है जी, 1 लाख लोगों को। अब आप अंदाज़ा करें कि 1 लाख लोगों को कत्ल करवाया तो उस शख्स की पहचान अफगानिस्तान के अंदर किस तरह की रही होगी। इसीलिए उन्हें जो है वो जालिम कहा गया और कुछ पॉलिसी मेकर्स ने उन्हें कहा कि बहुत अच्छा था, क्योंकि अगर बागी जो है वो उनको उनकी सरकूबी ना की जाती तो अफगानिस्तान जो है उसको एक सेंट्रलाइज गवर्नमेंट ना मिलती। इसी तरह से एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री होल्ड जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी रखा, यानी कि पूरी की पूरी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी अफगानिस्तान की, उस एडमिनिस्ट्रेशन को आर्मी जो है वो कंट्रोल कर रही थी कि भाई हर तरह से जो है वो नज़र रखी जा सके और कहीं पे बगावत ना हो सके। इसी तरह से जो पुराना अमीर था अयूब खान, जिसको रिप्लेस किया गया था, ठीक है, याकूब खान के साथ, तो उसको जो है वो रिप्लेस तो कर दिया गया, लेकिन वो भी एक सरदार था और भी इन्हीं की फैमिली का हिस्सा था, इसलिए उसने रिवॉल्ट किया तो उसको शिकस्त दी गई। ठीक है जी, अयूब खान को भी यानी कि शिकस्त दी। किसने शिकस्त दी? अमीर अब्दुर्रहमान ने। उसके बाद एक सेंट्रलाइज गवर्नमेंट बिल्ड की, एक असम्बली जो है वो फर्स्ट टाइम अफगानिस्तान के अंदर, लोया जिरगा जो है जिसको कहा गया अफगानिस्तान के अंदर, उसको जो है वो बनाया। अच्छा, तो लोया जिरगा जो है उसकी बुनियाद रखी और एक कैबिनेट जो है वो इस्टेब्लिश की फर्स्ट टाइम हुकूमत करने के लिए, एक प्रॉपर कैबिनेट इसी लोया जिरगा में से, कि भाई जो कैबिनेट है, जो मिनिस्टर्स हैं जो रन करेंगे मुख्तलिफ अफेयर्स को, वो कैबिनेट है, ज़ाहिरी बात है, तो वो जो है वो अमीर अब्दुर्रहमान के अंडर होगी। तो ये भी फर्स्ट टाइम इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया और अफगानिस्तान को एक जो है वो एक कंट्री के तौर पे इन्होंने इमर्ज किया। इसके अलावा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सी रिफॉर्म्स की, और ये सारे के सारे रिफॉर्म्स, ये जो सख्तियाँ थी, ये किसने की जी? अमीर अब्दुर्रहमान ने। इसी वजह से इनका जो नाम है वो आयरन अमीर के तौर पर जो है वो मशहूर हुआ। जैसे ड्यूरेंट लाइन की बात कर चुका हूँ कि ड्यूरेंट लाइन जो है वो 1893 में जो है 12 नवंबर 1893 को जो है ये एग्रीमेंट साइन हुआ। और ये एग्रीमेंट किसके साथ साइन हुआ? जो गवर्नर थे इस इलाके के, ठीक है, जो KPK के उस टाइम पे गवर्नर थे और कश्मीर के साथ में गवर्नर थे, खास करके मोर्टिमर डेविड जो है, तो इन्होंने जो है अमीर अब्दुर्रहमान के साथ ये साइन किया, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी बॉर्डर क्रॉसिंग की, तो इस वजह से यहाँ पे ये साइन किया गया और एक बाउंड्री जो है वो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में जो है वो इस्टेब्लिश की गई और उसको जो है वो ड्यूरेंट लाइन कहा गया। इसके अलावा ये जो मीटिंग हुई ड्यूरेंट लाइन की, ये पारा चिनार के अंदर मीटिंग हुई। पारा चिनार जो पाकिस्तान का हिस्सा है, ठीक है जी, वहाँ पे जो है वो हिस्ट्री मीटिंग हुई, क्योंकि जो गिलगित का गवर्नर जो थे उस टाइम पे ये मोर्टिमर डेविड थे, गिलगित और स्कर्दू के, तो इन्होंने जो है ये फिर मीटिंग उस टाइम पे कॉल की थी। और यहाँ पे जो पॉलिटिकल एजेंट थे अफगानिस्तान हमारे KPK के, खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने भी साथ दिया। और साथ में जो है वो अब्दुल कयूम खान जो हैं, ये जो आपको कायद आज़म और फातिमा जिन्ना के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, जो कि फर्स्ट चीफ मिनिस्टर भी रहे फिर, तो इन्होंने भी जो है वो साथ में क्या किया जी? साथ दिया नेगोशिएशन के अंदर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी हबीबुल्लाह खान की। अब जैसे देखा कि जो हुक्मरान चले आ रहे, तो अब्दुर्रहमान जो है वो तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, लेकिन जो उनके बेटे आए हबीबुल्लाह खान, वो कोई इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे। ख़ास करके इनकी जो न्यूट्रलिटी की पॉलिसी थी, जो न्यूट्रल रहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर, जो कि 1914 में लड़ी गई, तो उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हर मुल्क ने जो है वो किसी न किसी का साथ दिया। ठीक है, कुछ लोग जो है वो जर्मनी के साथ हो गए और कुछ जो है वो हिंदुस्तान के साथ हो गए। तो उस टाइम पर जर्मनी ने भी भरपूर कोशिश की कि किसी तरह से जो है वो, क्योंकि रशिया भी उसके साथ था, तो रशिया को और अफगानिस्तान को साथ मिलाया जाए, लेकिन जो है वो ना जर्मनी का साथ दिया। इसी तरह से अफगानिस्तान जो है, यहाँ पे अंग्रेज़ों की पूरी कोशिश थी कि अफगानिस्तान को अपने साथ मिलाया जाए, तो ऐसे में जो है वो नाकामी हुई। इन्होंने न्यूट्रल पॉलिसी अपनाई और नतीजे के तौर पे ये अनपॉपुलर न्यूट्रल पॉलिसी रही। इन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर ही जो है वो फोकस किया। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पिक्चर है ये जो है वो हबीबुल्लाह खान की है यहाँ पे। और उसके बाद जो है वो आई अमानुल्लाह खान। ये जो सेकंड पिक्चर आपको दिखाई दे रही है ये अमानुल्लाह खान की है, ठीक है जी। और अमानुल्लाह खान का जो टाइम रहा वो 1919 से लेके 1929 तक का रहा। ये जो 1919 से 1929 तक का रहा, ये अफगानिस्तान के अंदर काफ़ी स्पेशल टाइम रहा, ठीक है। और ख़ास करके लिबरलिज़म के हवाले से या आज़ादी के हवाले से जो है ये बहुत ही स्पेशल टाइम रहा अफगानिस्तान के अंदर, जो अमानुल्लाह खान का टाइम था। इसमें क्या हुआ कि इसमें अमानुल्लाह जो खान थे, इन्होंने कुछ रिफॉर्म्स लाई। उनमें सबसे पहला जो कारनामा अमानुल्लाह खान का माना जाता है वो ये है कि इंडिपेंडेंट अफगानिस्तान जो है इन्होंने इस्टेब्लिश किया, क्योंकि इन्होंने थर्ड एंग्लो अफगान वॉर स्टार्ट की, यानी कि थर्ड वॉर इन्होंने स्टार्ट कर दी 1919 के अंदर, जिसको वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का नाम भी दिया गया। यानी कि ये जो है ये जंग आज़ादी थी अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को आज़ाद करवाने के लिए, ठीक है, ये तीसरी जंग लड़ी थी हिंदुस्तानियों के साथ, हिंदुस्तान में जो अंग्रेज़ थे उनके साथ। तो इस जंग में जो है वो अफगानियों को कामयाबी हुई
हुई, क्योंकि उस टाइम पे जो अंग्रेज़ थे एक्चुअली में वो अंग्रेज़ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो काफ़ी ज़्यादा लॉस हो चुका था उन्हें, तो वो इस हालत में नहीं थे कि वो एक और जंग जो है वो मोल लेते, और इसके नतीजे के तौर पर उन्होंने अफगानिस्तान की फॉरेन पॉलिसी से विड्रॉ किया। और ऐसे में जो है वो 19 अगस्त 1919 को जो है इंडिपेंडेंस डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है अफगानिस्तान का। और एक ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी 1919 के अंदर। तो ये जो ट्रीटी साइन हुई इस थर्ड वर्ल्ड वॉर के बाद, थर्ड एंग्लो अफगान वॉर के बाद, तो उस ट्रीटी के थ्रू जो है ये फैसला हुआ कि भाई जो कुछ इलाके हैं जो पाकिस्तान के थे, ठीक है, कोयटा पेशावर के, वो वापस किए गए, और उसके बाद कुछ इलाके उनको वापस दे दिए गए। और ऐसे में जो है इस ट्रीटी के थ्रू अफगानिस्तान जो है वो एक आज़ाद अफगानिस्तान जो है वो माना गया, और आज़ाद अफगानिस्तान वजूद में आया, क्योंकि अब फॉरेन पॉलिसी उसकी यूके ने जो है वो ड्रॉ नहीं करनी थी, बल्कि अपनी फॉरेन पॉलिसी वो खुद बना सकते थे। तो ये सारे का सारा जो क्रेडिट है वो जाता है अमानुल्लाह खान को, अफगानिस्तान को आज़ाद मुल्क बनाने का। इसके अलावा अगर बात करें कि अमानुल्लाह खान ने और क्या रिफॉर्म्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई, और जिसके नतीजे के तौर पे सिविल वॉर भी जो है अफगानिस्तान के अंदर हुई, तो उसमें हम देखते हैं कि एक तो इन्होंने क्या किया जी, अफगानिस्तान जो है वो 1919 के बाद काफ़ी ज़्यादा आइसोलेशन में था, यानी कि तन्हाई में था। क्यों तन्हाई में था? क्योंकि उसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किसी का साथ नहीं दिया। अब जब उसने किसी का साथ ही नहीं दिया और हर मुल्क ने किसी न किसी का साथ दिया, तो इसलिए वो क्या है, वो तन्हाई का शिकार हो गया, आइसोलेशन का शिकार हो गया। अब उस तन्हाई को दूर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कोशिशें की गई, और ख़ास करके अमानुल्लाह खान ने जो है वो 1927 के अंदर यूरोप और टर्की का जो है वो एक दौरा किया। और इस दौरे में उन्होंने क्या देखा, उन्होंने जो मॉडर्निटी थी यूरोप की, ठीक है जी, और जो लिबरलिज्म था उसको फोकस किया, उसको फॉलो किया कि किस तरह से वहाँ पे कौन कौन सी पॉलिसीज़ चल रही हैं, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ किस तरह से रन हो रही हैं, उनका लिबरलिज्म क्या है, किस तरह से आज़ादी है वहाँ पे। इन चीज़ों को अमानुल्लाह खान ने वहाँ पे ऑब्जर्व किया, उन मुल्कों के साथ रिलेशंस को जो है वो इस्टेब्लिश किया, अफगानिस्तान को आइसोलेशन से निकाला, उसकी फॉरेन पॉलिसी को जो है वो ड्रॉ किया। तो ये फॉरेन पॉलिसी को, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी फर्स्ट टाइम पे जो है वो ड्रॉ हुई अफगानिस्तान की। तो ये एक जो है वो क्रेडिट जो है वो अमानुल्लाह खान को जाता है। इसके साथ साथ उन्होंने जब वापस आए वहाँ से, तो यहाँ पे आके औरतों की आज़ादी की बात की और ऐसे लॉज बनाए जो कि औरतों को आज़ाद करें। अब यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, क्योंकि जब यूरोप की आज़ादी को उन्होंने देखा या टर्की की आज़ादी को देखा, जो कमाल मुस्तफ़ा था तुर्क के बाद आई थी, ठीक है, तुर्की जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो टूटा था, तो उसके बाद आई थी। तो अब ऐसे में आप देखिए कि वहाँ पे जो लिबर्टी थी उसको अफगानिस्तान के अंदर उन्होंने जो है वो लाने की कोशिश की, जिसमें सबसे पहला काम वुमेन एजुकेशन था, यानी औरतों की जो तालीम थी पहले तो यहाँ पे नहीं थी, तो औरतों की तालीम को बहुत ज़्यादा जो है वो प्रेफर किया गया, और ख़ास करके प्राइमरी तक को तो कंपलसरी कर दिया गया बिल्कुल। इसी तरह से को एजुकेशन को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया गया। आप इमेजिन करें कि 1927 या 28 के अंदर अफगानिस्तान के अंदर जो है वो को एजुकेशन को उस टाइम पर जो है वो क्या किया गया जी, इंट्रोड्यूस करवाया गया, और अमानुल्लाह खान ने करवाया। तो इतना ज़्यादा यानी लिबरलिज्म, उसी यूरोपियन मॉडल को फॉलो करने की कोशिश कर रहे थे। इसी तरह से जो पर्दा था औरत का, उसकी पाबंदी कर दी गई कि अब औरत पर्दा नहीं करेगी। ये बिल्कुल वही है जो तुर्की के अंदर कमाल मुस्तफ़ा अतातुर्क ने किया था जी, कि उन्होंने पर्दे के ऊपर पाबंदी लगा दी। तो अमानुल्लाह खान ने यहाँ पे भी मॉडर्निटी को जो है वो फ़रोग़ दिया, तो उन्होंने जो है वो औरतों को बाहर निकाल दिया, उनके पर्दे पाबंदी लगा दी। ये आपको यहाँ पे एक सामने पिक्चर दिखाई दे रही है कि ये 3 लड़कियाँ खड़ी हैं, और इनके आपको हेयर कट्स भी दिखाई दे रहे हैं, इनका आपको यूनिफॉर्म भी दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे अमानुल्लाह खान साहब की पिक्चर भी जो है वो दिखाई दे रही है। तो ये पिक्चर इसमें है कि भाई जब अमानुल्लाह खान का टाइम था, तो जो वो रिफॉर्म्स लेके आए थे औरतों के हवाले से, तो उसमें औरतों को कितनी ज़्यादा आज़ादी दी गई और कितनी ज़्यादा वो लिबरल हुई, ठीक है, स्कर्ट वगैरह पहनना या इस तरह की चीज़ें जो है उस टाइम पे इंट्रोड्यूस करवाई गई। अब हुआ क्या कि ये जो औरतों की आज़ादी थी, अब जाहिर बात है पठान तो बहुत ज़्यादा सख्त माने जाते हैं इस हवाले से, तो ऐसे में क्या हुआ कि ये जो है कुछ पठान ट्राइब्स जो थे उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया, उन्होंने बगावत कर दी, उन्होंने इन पॉलिसीज़ को मानने से इनकार कर दिया कि भाई आप कैसे जो है एक इस्लामिक कल्चर के अंदर औरतों को इतनी ज़्यादा आज़ादी दे सकते हैं। तो ऐसे में क्या हुआ, एक सिविल वॉर जो है वो स्टार्ट हो गई, यानी हुकूमत की जो है वो एक सिविल हुकूमत के साथ जो है कुछ इलाकों में वॉर स्टार्ट हो गई, खास करके वो इलाके जो पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ यहाँ पे मौजूद थे। इस मैप के अंदर अगर आप देखें ये अफगानिस्तान है, तो ये जो इस साइड पे पिंक कलर का है ये पूरे का पूरा इंडियन इन्फ्लुएंस है एक साइड पे, और यहाँ पे भी है, और दूसरी साइड पे यहाँ पे रशिया है। तो इस इलाके के अंदर जो है यहाँ पे सिविल वॉर स्टार्ट हुई, और आहिस्ता आहिस्ता जो कि बढ़ना स्टार्ट हो गई। अब ये जो सिविल वॉर थी, इस मैप के अंदर अगर आप देखें तो इस सिविल वॉर को रशिया ने भी सपोर्ट किया, और इस सिविल वॉर को जो है वो इंडिया ने भी सपोर्ट किया। अब यहाँ पे अफगानिस्तान में फिर से दोबारा से एक गेम स्टार्ट हुई 1828 और 29 के अंदर। गेम कैसे स्टार्ट हुई कि जो हुकूमत थी यहाँ पे काबुल के अंदर, वो हुकूमत एक लिबरल शख्स की थी, यानी अमानुल्लाह खान की। तो हुकूमत को सपोर्ट कौन कर रहा था? हुकूमत को सपोर्ट कर रहे थे रशिया, क्योंकि रशिया ये चाहता था कि भाई
भाई अगर अमानुल्लाह खान जो है वो लिबरल पॉलिसीज ही अपनाते हैं तो इसका उन्हें फ़ायदा है। दूसरा, वो वैसे भी अब ब्रिटिश गवर्नमेंट से तो आज़ाद हो चुके हैं। दूसरी साइड पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट से आज़ादी हासिल हुई तो ब्रिटिश ने थर्ड एंग्लो वॉर का बदला भी लेना था कि भाई उन्होंने शिकस्त जो दी थी। तो इसमें जो है उन्होंने क्या किया जी, अमानुल्लाह खान को सपोर्ट करने के बजाय ब्रिटिशर्स ने जो है ये जो यहाँ पे जो सिविल वॉर जो लीड कर रहे थे, जो बागी थे, उन बागियों को सपोर्ट किया। यानी दोबारा से वही जो ग्रेट गेम का एक सीन था हमें सामने दिखाई दे रहा है कि एक साइड ब्रिटिश एम्पायर दोबारा से बागियों को सपोर्ट कर रही है हुकूमत के अगेंस्ट में, और दूसरी साइड पे जो रशिया है वो किसे सपोर्ट कर रहा है, वो हुकूमत को सपोर्ट कर रहा है क्योंकि वो एंटी ब्रिटिश है। तो यहाँ पे ये जो इसी वजह से जो है अफगानिस्तान में काफ़ी ज़्यादा तूल पकड़ा इसने, और इतना तूल पकड़ा कि अमानुल्लाह खान को जो है वो अपनी सीट देनी पड़ी, और नतीजे के तौर पे जो है वो अमानुल्लाह खान का जो दौर है वो 1929 के अंदर जो है वो एंड हो गया। यहाँ पे ये ख़त्म हुआ क्योंकि लोगों में काफ़ी ज़्यादा इन जज्बात को उभारा गया कि भाई इतनी ज़्यादा लिबरलिज्म हम इस्लामिक सोसाइटी के अंदर वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी नादिर खान और ज़ाहिर खान की, या नादिर शाह और ज़ाहिर शाह की। अब देखिए, अब जो अमानुल्लाह खान है, अब हमने देख लिया कि जो अमानुल्लाह खान है उनके साथ क्या हुआ, उनके साथ ये हुआ कि उन्होंने जो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई औरतों के हवाले से, उन रिफॉर्म्स पे उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा क्योंकि उन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया और साथ में वो ग्रेट गेम का हिस्सा भी बना। तो अब ऐसे में जो है वो नादिर खान सामने आए, और नादिर खान ने क्या किया जी, नादिर खान ने वो जो रिफॉर्म्स थी, ठीक है, जो 1827 में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, 1829 में उन्हें ख़त्म कर दिया। ठीक है, उन रिफॉर्म्स को जो है वो एबॉलिश कर दिया और ग्रेजुअल अप्रोच को अपनाया, क्योंकि हमेशा ये एक हकीकत रही है कि अगर आपने कोई भी जो है वो चेंज लेके आनी है तो वो चेंज जो है वो एकदम से आप नहीं लेके आ सकते, बल्कि वो ग्रेजुअली ही आएगी, तभी कामयाबी होगी। तो ऐसे में जो नादिर खान थे, गो कि वो भी लिबरल थे, ऐसा नहीं था कि वो जो है बहुत ज़्यादा इस्लामिक थॉट रखते थे, लेकिन उनका ख्याल ये था कि जो तब्दीली है वो एकदम नहीं आनी चाहिए क्योंकि उसे अफगान सोसाइटी एकदम से एक्सेप्ट नहीं करेगी, बल्कि वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप जो है वो ये तब्दीली आनी चाहिए। तो इसलिए उन्होंने जो है वो उन रिफॉर्म्स को स्टॉप किया और तब्दीली को आहिस्ता 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 लाना शुरू कर दिया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, 1833 तक जो है वो नादिर खान की हुकूमत रही, और 1833 में नादिर खान को जो है वो कत्ल कर दिया। इन्हीं के कज़न ने जो है वो नादिर खान को कत्ल किया, और उसके बाद जो है वो ज़ाहिर शाह जो है वो उनकी हुकूमत आई, और ज़ाहिर शाह की हुकूमत बहुत ही जो है वो लंबी चली, और अफगानिस्तान की सबसे लंबी हुकूमत आप इसे मान सकते हैं। 1833 से लेके 1973 तक जो है वो हुकूमत इनकी रही, और सिर्फ 19 साल की उस टाइम पे ज़ाहिर शाह की एज थी, या ज़ाहिर खान भी ने कहा गया, जिस टाइम पे इन्होंने जो है वो हुकूमत संभाली 19 साल की एज के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 19 साल की एज के अंदर हुकूमत संभाली तो फिर इन्हें एक वज़ीर-ए-आज़म की भी ज़रूरत होगी कि जो इनकी हुकूमत के उमूर को चला सके। ठीक है, तो जो ज़ाहिर शाह हैं इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी जो है वो मॉडर्निज्म को इंट्रोड्यूस करवाया और रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन ये मॉडर्निज्म और रिफॉर्म्स ग्रेजुअल हुई, और इन्होंने असर भी दिखाया कि आप अगर 1940 या 1950s का अगर आप देखेंगे अफगानिस्तान, तो वो काफ़ी ज़्यादा आपको मॉडर्न जो है वो दिखाई देगा उस टाइम का अफगानिस्तान, क्योंकि इन्होंने ग्रेजुअली जो है वही रिफॉर्म्स जो कि अमानुल्लाह खान ने एकदम से एक साल के अंदर लाने की कोशिश की थी, इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता लाने की कोशिश की। इसके अलावा क्योंकि ये प्रो वेस्ट थे, यानी कि वेस्ट का कल्चर लाना चाहते थे, अब जाहिर बात है रिफॉर्म्स लाई तो उन्होंने वेस्ट के कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया अफगानिस्तान के अंदर, वही को एजुकेशन, वही लिबरलिज्म और वही सारी चीज़ें जो अमानुल्लाह खान लाना चाहते थे वो ये लेके आ गए, लेकिन एक बहुत ही तरीके से, और प्रो वेस्ट जो है, और वेस्ट यहाँ पे जो है फिर उसके बाद हमने देखा कि इन बादशाहों के, खास करके ज़ाहिर शाह के जो रिलेशंस हैं, माना जाता है कि जो वेस्ट है या अमेरिका है उसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशंस थे इनके। और इनके जो प्राइम मिनिस्टर्स रहे जिन्होंने इनके साथ हुकूमत की, सबसे पहले जो इनके प्राइम मिनिस्टर रहे वो रहे जी सरदार मोहम्मद हाशिम खान। ठीक है, 1933 से लेके 1946 तक जो है ये प्राइम मिनिस्टर रहे, यानी कि जिस टाइम पे 19 साल की उम्र में ज़ाहिर शाह जो है वो तख्त नशीन हुए, तो उस टाइम पे सरदार मोहम्मद हाशिम खान जो है वो प्राइम मिनिस्टर थे, जिन्होंने 1933 से 46 तक हुकूमत इनके साथ संभाली। उसके बाद इनको चेंज करके सरदार मोहम्मद खान जो है इनको लाया गया, और 1946 से लेके 1953 तक जो है वो सरदार मोहम्मद खान ने हुकूमत संभाली इनके साथ। उसके बाद जो है फिर मोहम्मद दाऊद को लाया गया, या मोहम्मद दाऊद खान को लाया गया, और ये वही दाऊद है जिसका मैं पीछे कह चुका हूँ कि जो एंटी पाकिस्तान थे। और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आप यहाँ इस पिक्चर के अंदर देखें कि एक साइड पे आपको यहाँ पे मुजीबुर रहमान दिखाई दे रहे हैं, शेख मुजीबुर रहमान, जिन्होंने जो है वो बांग्लादेश की मूवमेंट को लीड किया, और जिसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान जुदा हुआ। और यहाँ पे जो है ये इनके साथ जो बैठे हुए हैं सिगार पी रहे हैं, तो ये कौन है जी, ये दोस्त मोहम्मद खान है। यानी दोस्त मोहम्मद खान का हर वो शख्स दोस्त था जो शख्स जो है वो पाकिस्तान के मुखालिफ था।
ठीक है, क्योंकि ये पाकिस्तान की खास करके जो ड्यूरेंट लाइन थी उसको सबसे ज़्यादा अपोज इन्हीं ने किया, क्योंकि पाकिस्तान को एक्सेप्ट भी नहीं किया गया। और उसके बाद जब इनकी हुकूमत 1953 के अंदर इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया तो एक तरह से जो ज़ाहिर शाह थे वो तो पपेट थे इनके हाथ में, तो सारे का सारा कंट्रोल दोस्त मोहम्मद खान के हाथ में था। तो दोस्त मोहम्मद खान ने काफ़ी ज़्यादा टफ किस्म के जो है वो हालात पाकिस्तान के साथ रखे, और पाकिस्तान के अंदर जो हैं खासकर कि बचा खान जैसे जो लोग या ANP के जो लीडर्स थे, ठीक है, तो उनको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया गया, या एंटी पाकिस्तान जो एलिमेंट्स थे उनको भी उस टाइम पे सपोर्ट किया गया, और पख्तूनों को सपोर्ट किया गया, और मूवमेंट्स चलाई गई यहाँ पाकिस्तान के अंदर कि भाई ये जो इलाका है ये अफगानिस्तान का इलाका है, ये पाकिस्तान का इलाका नहीं, अटक तक का जो इलाका है, ठीक है। तो ये इसमें दाऊद मोहम्मद खान का जो है बहुत बड़ा हाथ रहा। तो दाऊद खान जो है वो 1953 से 1963 तक फर्स्ट टर्म इन्होंने गुजारी और सारे का सारा कंट्रोल इन्हीं के हाथ में रहा। उसके बाद जो है इनको चेंज कर दिया गया। इनको चेंज क्यों किया गया? क्योंकि इसकी वजह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशंस ख़राब हो गए। अब स्टार्ट में हमने कहा था कि अफगानिस्तान जो है वो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी कि उसको कोई समंदर टच नहीं करता, उसकी सारी ट्रेड जो है वो पाकिस्तान के ऊपर या ईरान के ऊपर डिपेंड करती है। तो ऐसे में जब पाकिस्तान के साथ रिलेशन ख़राब हुए, पाकिस्तान ने उनकी ट्रेड को रोका, तो क्या हुआ, तो ईरान के जो अफगानिस्तान के जो हालात हैं, जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो ख़राब हो गई। तो जब उनकी माशी हैसियत ख़राब हुई तो ऐसे में जो है वो ज़ाहिर शाह को दोस्त मोहम्मद खान को फारिग करना पड़ा और ख़ुद जो है वो सदर बने। पहले भी सदर ही थे खैर, लेकिन उन्होंने प्रोएक्टिव रोल जो है फिर वो उन्होंने अदा करना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ इस बात को भी ज़रा समझिएगा कि जो दाऊद खान थे ये प्रो सोवियत थे, यानी कि ये सोवियत यूनियन के बहुत ज़्यादा हक में थे। ये सोशलिस्ट रिफॉर्म्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना चाहते थे अफगानिस्तान के अंदर। ये चाहते थे कि सोशलिस्ट अफगानिस्तान हो, क्योंकि सोशलिज्म के अंदर भी आपको होता है बहुत ज़्यादा आज़ादी होती है, तो ये उसी आज़ादी को यहाँ पे भी लाना चाहते थे, इसलिए ये प्रो सोवियत थे। उसके बाद दाऊद खान ने रिज़ाइन कर दिया 1963 के अंदर, या इनसे रिजिग्नेशन ले लिया गया। और उसके बाद जो किंग ज़ाहिर शाह हैं उन्होंने एक एक्टिव रोल प्ले करना शुरू किया। उन्होंने पाकिस्तान का विजिट भी किया पाकिस्तान के साथ हालात नॉर्मल करने के लिए। ऐसे में दोबारा से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के फर्स्ट टाइम आप कह सकते हैं कि हालात जो है जब से पाकिस्तान बना था 1947 के बाद से, तो ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान के कुछ हालात अफगानिस्तान के साथ बेहतर हुए, क्योंकि यहाँ पर फिर उन्होंने यहाँ का दौरा किया तो इस तरह से कुछ ना कुछ जो है वो ट्रेड के जो ऊपर जो पाबंदियाँ थी वो खुली और कुछ हालात जो है वो अफगानिस्तान के भी बेहतर हुए। इसके अलावा उन्होंने डोमेस्टिक डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई 1964 के अंदर। या आप ये कह लें कि ये ज़ाहिर शाह की गलती थी कि जो उन्होंने शायद इंट्रोड्यूस करवाई, या फिर वक्त की ज़रूरत भी थी, क्योंकि उस टाइम पे जो सोसाइटी थी अफगानिस्तान के अंदर वो भी इसकी डिमांड कर रही थी, उस अफगानिस्तान के हालात को देखते हुए कि भाई अब जो है वो डेमोक्रेसी जो है उसको बादशाहत को ख़त्म किया जाए और डेमोक्रेसी जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाए। तो 1964 के अंदर उन्होंने डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स करवाई। उन रिफॉर्म्स के नतीजे के तौर पर पोलिटिकल पार्टीज़ वजूद में आई। अब ये जो पॉलिटिकल पार्टीज वजूद में आई, इन पार्टीज में राइट विंग की पार्टीज भी थी और लेफ्ट विंग की पार्टीज भी थी, यानी वो पार्टीज भी थी जो कि कैपिटलिज्म को प्रमोट करती थी और वो भी थी जो सोशलिज्म को प्रमोट करती थी। और जो सोशलिस्ट पार्टीज थी इन्होंने बहुत फिर खराबी की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब उसी में जो सोशलिस्ट पार्टी वजूद में आई उनमें एक पार्टी थी PDPA की। ठीक है, ये जो PDPA की पार्टी थी ये कम्युनिस्ट पार्टी थी। अब ये जो थी PDPA यानी कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान जो है, इसने क्या किया, ये कम्युनिस्ट पार्टी थी। कम्युनिस्ट पार्टी तो ये बाद में जो है वो 1967 के अंदर दो हिस्सों के अंदर तकसीम हो गई। तो ये जो पार्टी थी इसने बहुत ही मेन जो है वो रोल प्ले किया इसके बाद का, यानी कि जो 1970s या 80s की पॉलिटिक्स थी उसमें अफगानिस्तान की पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब ये पार्टी जब 1967 में, क्योंकि दो बड़े बड़े लीडर्स थे तो दो हिस्सों के अंदर तकसीम हो गई। एक था खल्क जिसको पब्लिक की सपोर्ट थी, खल्क का मतलब ही जो है आपको पता है अवाम है, और दूसरी परचाम थी। ठीक है, ये जो आर्मी सपोर्ट थी या परचम आप इसे कह लें, ये आर्मी की सपोर्ट इसे हासिल थी। एक साइड पे यानी कि नूर मोहम्मद तराकई थे, ये आपको जो सामने पिक्चर दिखाई दे रही है खल्क की, ये नूर मोहम्मद तराकई हैं। ठीक है, तो एक साइड पे ये थे, दूसरी साइड पे हफीजुल्लाह अमीन थे। अब ये दो जो है पार्टी एक ही है जो दो हिस्सों में तकसीम हो गई और दोनों की पॉलिसीज डिफरेंट हैं कम्युनिज्म के मुतालिक या जो सोशलिज्म है। ठीक है, उस सोशलिज्म को लाने के मुतालिक जो पॉलिसीज हैं वो पॉलिसीज जो है वो डिफरेंट है। अब ऐसे में क्या हुआ कि जो मोनार्की है वो एंड हो गई। अब मोनार्की कैसे एंड हुई? मोनार्की ऐसी एंड हुई जी कि जो ज़ाहिर शाह साहब थे वो हो गए बीमार, उनकी आंख का हुआ ऑपरेशन। वो अपनी आंख का ऑपरेशन करवाने जो है वो 1973 के अंदर जो है वो कहाँ गए जी? इटली चले गए। और साथ में उनको जो है वो माना जाता है कि उनकी कमर का दर्द भी था, तो कमर के दर्द की वजह से उन्होंने इटली में थेरेपी करवाई। तो थेरेपी करवाने के लिए आपको पता है वहाँ पर फिर रुके कुछ दिन वो। तो जब वो वहाँ गए तो पीछे जो दाऊद खान थे, क्योंकि उन्हीं की फैमिली के थे ज़ाहिर बात है, तो इन्होंने क्या किया, दाऊद खान ने
कि माशी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे और माशी हालात का जो है वो बहाना करके दाऊद ख़ान ने जो है वो बादशाहत को ख़त्म कर दिया अफ़गानिस्तान के अंदर, और बादशाहत जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। और उसके बाद ये जो है ये पहले सदर, ठीक है, दाऊद ख़ान जो पहले सदर और पहले वज़ीर-ए-आज़म जो है वो बन बैठे खुद ही। और वो जो कॉन्स्टिट्यूशन जो 1964 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया था डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जिसके नाम से जो है ज़ाहिर शाह ने, वो जो है उसको एबॉलिश कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया। और 4 साल के बाद 1977 के अंदर जो है वो नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। गो कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो 1977 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया था ये भी जो है वो अफगानिस्तान के मसाइल का हल नहीं था, ये अफगानिस्तान के मसाइल को हल नहीं कर सका। अब ये जो ओवरथ्रो हुआ था, यानी कि जो ज़ाहिर शाह को निकाला गया था और दाऊद ख़ान आए थे, इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले किया वो रोल प्ले किया जी कात ने। अब कात ने कैसे रोल प्ले किया कि 1971 के अंदर और 1972 के अंदर जो है शदीद किस्म का कात पड़ा अफगानिस्तान के अंदर, और वहां पे जो है वो कहते हैं खाने के लाले पड़ जाना, तो ऐसी बुरे हालात हो गए। तो ऐसे में लोग पहले से ही जो है बहुत ज़्यादा तंग थे, बादशाहत थे, क्योंकि इतना लंबा रूल था ज़ाहिर शाह का, तो ऊपर से जब ऐसे हालात हुए तो लोग बाहर आए। तो ऐसे में दाऊद ख़ान को पूरे का पूरा जो है वो मौका मिला हुकूमत को ख़त्म करने का, ठीक है। उसके बाद इकनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई गई, लेकिन वो भी फेल हो गई, उनका भी कोई फ़ायदा नहीं हो सका इकनॉमिक रिफॉर्म्स का। ऐसे में जो है वो PDPA जो है वो अगेंस्ट हो गई दाऊद ख़ान के। अब दाऊद ख़ान इटसेल्फ जो है वो सोवियत यूनियन के हक़ में थे, वो सोशलिज्म के हक़ में भी थी, लेकिन ये कुछ और तरह की सोशलिज्म चाहते थे जिसमें इनको पावर जो है वो हासिल हो। लेकिन जो पार्टी थी PDPA, ठीक है, जो 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी थी, अब वो इनके अगेंस्ट थी। तो जब वो इनके अगेंस्ट थी तो ऐसे में क्या हुआ कि 1978 में इनको दाऊद ख़ान को जो है वो उनकी सीट से उतारा गया, ठीक है। एक मार्शल लॉ लगा, एक इनकलाब आया, सोर रेवोल्यूशन का नाम जिसे दिया गया, ठीक है। और उसके नतीजे के तौर पे जो है वो हुकूमत वहाँ पे चेंज हो गई। अब उसमें भी अगर देखें कि वजह क्या बनी, उसकी रीज़न क्या बना, ये जो सोर रेवोल्यूशन आया, तो सोर रेवोल्यूशन क्यों आया या सोर रेवोल्यूशन कहा किसे जाता है कि अफगानिस्तान के अंदर जो सोशलिस्ट पार्टी जो है, ठीक है, जो सोशलिस्ट पार्टी जो पावर में आई, तो सोशलिस्ट पार्टी की पावर में आने को सोर रेवोल्यूशन कहा जाता है। सोर रेवोल्यूशन या रेड रेवोल्यूशन भी से आप कह ले। तो दाऊद ख़ान ने क्या किया, ये रेवोल्यूशन क्यों आया इसकी बात करते हैं। तो जो दाऊद ख़ान थे, इन्होंने जो PDPA के एक लीडर थे उनको कत्ल करवा दिया। अब जैसे ही उस लीडर को कत्ल करवाया तो जो पीछे 2 लीडर थे, 2 हिस्सों में जो बटी हुई थी, यानी कि नूरुल अमीन तरकई और हफीजुल्लाह अमीन, जो है इनको ये खतरा महसूस हुआ कि अब ये मजीद लोगों को भी कत्ल करेंगे और मजीद लोगों को जेल में भी डालेंगे। और ऐसा ही हुआ, मजीद कुछ लोगों को जो है वो जेल के अंदर भी डाला गया। तो ऐसे में उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए जो है वो हुकूमत को का तख्ता उलट दिया और बाद में दाऊद ख़ान को कत्ल कर दिया। अब यहाँ पे एक इल्ज़ाम भी लगाया जाता है और 2 राय मौजूद हैं। एक तो ये है कि इन्होंने फ़ौज के साथ मिलकर ये किया, दूसरा ये कहा जाता है कि यहाँ पे जो रशिया है, रशिया की फुल टाइम सपोर्ट हासिल थी PDPA को, ठीक है। तो इसी वजह से रशियन कमांडोज जो थे उन्होंने जो है वो काबुल में जो महल था, जो सदर का महल था, उस महल के ऊपर अटैक किया, ठीक है, हेलीकॉप्टर के थ्रू, और वहां से इनकी पूरी फैमिली को जो है वो उठा के ले गए और बाद में कत्ल कर दिया। एक ये भी इल्ज़ाम लगाया जाता है या ये भी माना जाता है, ठीक है। तो इस तरह 28 अप्रैल 1978 को जो है वो PDPA का टेक ओवर हो गया अफगानिस्तान के अंदर और सोशलिस्ट हुकूमत आ गई। ऐसे में जो नूर मोहम्मद तरकई थे ये बन गए सदर साहब, ठीक है, यानी जो खल्क पार्टी के जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं ये क्या बने जी, सदर बने सोर रेवोल्यूशन के बाद। फिर इसके कुछ टाइम के बाद जो है वो जो हफीजुल्लाह अमीन थे वो क्या बन गए, वो वज़ीर-ए-आज़म बन गए। साथ साथ नहीं बने, कुछ टाइम के बाद जो है वो वज़ीर-ए-आज़म बने। दाऊद ख़ान को तो कत्ल कर दिया गया, ठीक है। इसके अलावा जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान जो है अफगानिस्तान का नया नाम रखा गया। अब ये जो नया यानी कि रेवोल्यूशन आया तो इस रेवोल्यूशन में अफगानिस्तान का नाम भी चेंज हो गया, उसको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान कहा गया, यानी कि DRA जो है वो इसको नाम दिया गया। अब क्या हुआ कि ये जो 2 पार्टीज थी, ठीक है जी, 2 पार्टीज, यानी कि 2 पार्टीज मतलब ये है कि जो 2 ग्रुप बने हुए थे, एक जो है वो अमीन साहब का था, ठीक है, और दूसरी साइड पे जो है वो तरकई साहब का था। तो ये 2 अलग अलग थे। यहाँ पे ये सामने आपको जो पिक्चर दिखाई दे रही है ये हफीजुल्लाह अमीन की है, जिसको शहीद कहा गया, लेकिन जिसके बारे में कुछ व्यूज़ जो है मिलते जुलते हैं। कुछ लोग इन्हें शहीद माना, कुछ लोगों ने यानी अपना हीरो मानते थे, और कुछ ये मानते थे कि ये बहुत ही जालिम शख्स था और इसने जब इसको कत्ल किया गया तो लोगों ने जो है वो सेलिब्रेट किया। खैर बात करते हैं अब यहाँ पे इसकी। तो इसी दौरान क्या हुआ कि 1978 के अंदर और 1989 के अंदर फिर जो है ये सोर रेवोल्यूशन का एक पूरे का पूरा टाइम चला, जिसमें अफगान वॉर भी जो है, जिसको हम कहते हैं कि अफगानिस्तान की सवेद अफगान वॉर भी जो है वो लड़ी गई। अब हफीजुल्लाह अमीन जो थे, जो कि 1 साल के बाद जो है वो सदर वज़ीर-ए-आज़म बने थे, ठीक है। अब क्योंकि थे तो वो दूसरे विंग से,
तराकई की मुखालिफ थे, तो उन्होंने क्या किया कि तराकई को कत्ल करवा दिया, उनको हटाया और उनको कत्ल करवा दिया। इस तरह जब उनको कत्ल करवाया तो हफीजुल्लाह अमीन जो है, यानी ये जो शख्स है, ये खुद जो है वो सदर बन बैठा। अब पार्टी के अंदर की ही जो है पीडीपीए की जो है वो चपकलिशें खत्म नहीं हो रही और प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो रहे, तो ऐसे में सदर को कत्ल करवाया गया तराकई को, और हफीजुल्लाह अमीन जो है वो खुद जो है वो सदर बन के बैठ गए। अब क्या हुआ, इन्होंने जब ये सदर बने तो इन्होंने मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म का जो एजेंडा है उसको इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है, और किसके अगेंस्ट इंट्रोड्यूस करवाया, इस्लामिक लॉज के अगेंस्ट। यानी जो इस्लाम था या इस्लामिक लॉज जो थे, इस्लामी कवानीन जो थे, उन इस्लामिक कानून को रिप्लेस कर दिया, चेंज कर दिया, किसके साथ, सोशलिस्ट के साथ, या सोशलिस्ट के जो एजेंडा था उसके साथ। क्योंकि सोशलिज्म जो है वो तो हमेशा मेटेरियलिज्म के ऊपर फोकस करता है, ये हम पॉलिटिकल साइंस के ऊपर ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है। तो जो इस्लाम है वो तो आइडियलिस्ट है, वो तो आइडियोलॉजीज के ऊपर बेस करता है, तो इस वजह से इन्होंने क्या किया जी, रिप्लेस करवा दिया। अब रिप्लेस करवाया तो यहाँ पे दोबारा से जो है एक लिबरलिज्म की हवा चली वहाँ पे। ये एक आप यहाँ पे इमेज देख लेंगे कि उससे पहले की है, लेकिन काबुल उससे पहले भी जो है वो कैसा था। ये बताया जाता है कि 70s का काबुल कैसा था कि लिबरलिज्म की आप इंतहा देखें कि यहाँ पे ये 3 लड़कियाँ मौजूद हैं और तीनों ने जो है वो स्कर्ट्स वगैरह पहनी हुई हैं और बिल्कुल जो है ना मॉडर्न, जैसे आज हम वेस्ट में या हिंदुस्तान के अंदर जैसे हम देखते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल वैसा ही है जो कि शायद हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते एक इस्लामिक कंट्री से, तुर्की को छोड़ के, कि वहाँ पे जो है अब ऐसा ही है, ठीक है। तो यहाँ पे काबुल, इस तरह के हालात काबुल में उस टाइम पे थे कि इतना ज़्यादा लिबरलिज्म मौजूद था। और अब जब तालिबान आए हैं वहाँ पे, तो आप देखें वहाँ पे अब क्या हालात हैं, ठीक है। तो ऐसे में उन्होंने उस सोसाइटी के अंदर जो पहले से ही जो है वो काफ़ी ज़्यादा लिबरल हो चुकी थी, तो उस सोसाइटी के अंदर मजीद जो है वो ऐसे लॉज को इंट्रोड्यूस करवा दिया मार्क्सिज्म के और लेनिनिज्म के, तो इस्लामिक लॉज बिल्कुल वहाँ से जो है वो रिप्लेस हो गए। ऐसे में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी पैदा हुई, तो एक्सट्रीम लिबरलिज्म जो है वो अफगानिस्तान के अंदर वहाँ पर उसका आगाज़ हो गया। लेकिन ये कुछ ज़्यादा नहीं चल सका, उसकी वजह ये थी कि ये काबुल या कुछ शहरों तक ही रहा, क्योंकि फिर वॉर स्टार्ट हो चुकी थी। दूसरी साइड पर जो PDPA था, ठीक है, यानी कि जो हफीजुल्लाह अमीन थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन्वाइट किया रशिया को कि भाई रशिया अब यहाँ पे आए और आके डेवलपमेंट करे। गो के बाद में हफीजुल्लाह अमीन को भी जो है वो चेंज कर दिया गया था, क्योंकि ये भी रशिया की फेवर में नहीं थे, तो इन्हें भी जो है वो चेंज कर दिया गया था। तो ऐसे में फिर क्या हुआ कि इन्होंने इनवाइट किया रशिया को डेवलपमेंट के लिए, जो कि उस टाइम पे सोवियत यूनियन था। तो सोवियत यूनियन को कहा कि आप आएँ, आके जो है वो एक तो हमारी लिबरल पॉलिसीज़ में हेल्प करें, ठीक है, और दूसरा जो है ऐसा करें कि आप जो आपकी जो इंडस्ट्रियलिज्म है या इंडस्ट्रियलाइजेशन है, सॉरी, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है जो, ठीक है, रूस के अंदर या सोवियत यूनियन के अंदर, उसको अफगानिस्तान के अंदर भी जो है वो एक्सटेंड करें। तो मेन पर्पस ये था, यानी कि जो डेवलपमेंट थी, इस पर्पस के तहत उन्होंने रशिया को खुद इन्वाइट किया कि रशिया यहाँ पे आए। तो ऐसे में जब रशिया को यहाँ पे इन्वाइट किया गया और इतनी लिबरल रिफॉर्म्स जो है वो लेके आए, तो 24 जो इजला थे 28 में से उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया। यानी कि इन पॉलिसीज के ऊपर एक तो ये कि आपने रशिया को क्यों बुलाया, दूसरा ये कि आपने जो रिफॉर्म्स इस्लामिक लॉज को चेंज करके बनाए हैं, क्योंकि हमेशा से याद रखिएगा जो लिबरलिज्म के सपोर्टर रहे हैं, वो जो उज़्बेक जो बेंच रहा या जो ताजिक रहा, वो हमेशा से रहे हैं। कभी भी जो पठान हैं, इन्होंने खुल के, जो पख्तून एरिया है अफगानिस्तान का, उन्होंने कभी भी लिबरलिज्म को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। तो ऐसे में क्या हुआ, 24 जो ज़िले थे उन्होंने क्या किया जी, रिवॉल्ट कर दिया। उन्होंने रिवॉल्ट किया, तो ऐसे में फिर जो है अब उस रिवॉल्ट को रोकने के लिए और बागियों को रोकने के लिए सोवियत यूनियन ने क्या किया जी, सोवियत यूनियन ने 1 लाख की फौज के साथ जो है वो अफगानिस्तान के ऊपर अंदर जो है वो अटैक कर दिया, और 27 दिसंबर 1979 को जो है सोवियत यूनियन अफगानिस्तान के अंदर दाखिल हुआ 1 लाख की फौज लेकर, ठीक है। अब ये 1 लाख की फौज क्यों लाई गई, इस 1 लाख की फौज का सिर्फ एक पर्पस था, और पर्पस ये था कि भाई ये जो बागी हैं, जो हुकूमत के खिलाफ लड़ रहे हैं, इनका मुकाबला करना, लेकिन जिसको हमने जो है वो वॉर का नाम दिया। अब यहां पे आपको कुछ चीजों को समझना है आगे बढ़ने से पहले। देखिए, मैंने यहां पे क्या कहा कि हम इसे मानते हैं, या हमें जो पढ़ाया जाता है वो क्या पढ़ाया जाता है कि भाई एक साइड पे जो है वो सोवियत यूनियन था, ठीक है, और दूसरी साइड पे जो है वो पाकिस्तान या मुजाहिदीन माने जाते हैं, मुजाहिदीन थे। तो इनके बीच में क्या हुआ जी, इनके बीच में जो है वो जंग लगी रही, जिसको रशिया ने, जिसको पाकिस्तान ने यानी ISI ने और अमेरिका ने, CIA ने जो है वो सपोर्ट किया। इन दो एजेंसीज ने सपोर्ट किया मुजाहिदीन को, किसके अगेंस्ट में, सोवियत यूनियन के अगेंस्ट में, ताकि सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस इंक्रीज ना हो और सोशलिज्म आगे ना बढ़े, ठीक है, हमें ये बताया जाता है। दूसरा, इसको कहा जाता है कि ये एक जंग थी, स्टेट डिक्लेयर्ड जंग, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं था। ये एक स्टेट डिक्लेयर्ड जंग नहीं थी, बल्कि ये गोरिल्ला वॉर ही लड़ी गई एक्चुअली में, ठीक है। क्योंकि स्टेट डिक्लेयर्ड जंग का मतलब ये है कि हुकूमत जो है वो खुद जंग अनाउंस करे कि भाई हमारी जंग है, जबकि हुकूमत तो खुद बुला रही है,
ठीक है, हुकूमत ने खुद जो है, हुकूमत के खास तबके ने, चाहे वो उज़्बेक थे, ताजिक थे, जो हुकूमत कर रहे थे उस टाइम पे, उन्होंने खुद जो है वो इनवाइट किया सोवियत यूनियन को कि आप यहां पे आएं और बागियों के खिलाफ लड़ें, क्योंकि हमारी तो इतनी पावर नहीं, तो खुद इनवाइट किया गया। लेकिन जब उन्हें खुद इनवाइट किया गया, दूसरी साइड पे जो मुजाहिदीन थे, जो पख्तून थे, जिन्होंने पहले ही जो है वो रिवॉल्ट कर दिया था इन पॉलिसीज के अगेंस्ट में, तो उनको फिर सपोर्ट किया गया पाकिस्तान या अमेरिका की तरफ से या सऊदी अरब की तरफ से कि वो सोवियत यूनियन को वहां पे शिकस्त दें, सिर्फ और सिर्फ अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो ये उनकी यानी एक किस्म की हम कह सकते हैं इंटरनल वॉर थी, जिसमें जो है वो फिर बाद में जो है हम लोग दाखिल हुए इस बिना पे कि शायद सोवियत यूनियन फिर बाद में पाकिस्तान में दाखिल हो, फिर आगे जो है वो गर्म पानियों तक उसकी रसाई हो। अमेरिका ने भी यही सोचा, इसी वजह से उसने भी जो है फिर वो खूब पैसे दिए। तो एक्चुअली में क्या था कि हुकूमत ने, अफगानिस्तान की हुकूमत ने खुद उन्हें बुलाया और सपोर्ट कर रहे थे। तो ऐसे में आप ये समझ लें कि ये जो जंग थी, सोवियत अफगान वॉर जो थी, इस वॉर में जो पल्ला था वो कुछ इस तरह से था कि अगर 60% लोग इसके मुखालिफ थे, ठीक है, तो 40% लोग इसके हक में भी थे, कि 40% लोग जो है वो सपोर्ट कर रहे थे रशिया को और 60% लोग उसे अपोज कर रहे थे। आप यूं मान सकते हैं, या 50-50 भी जो है वो आप कह सकते हैं। तो ऐसे में ये सोवियत अफगान वॉर जो है वो स्टार्ट हो गई मुजाहिदीन के साथ, और मुजाहिदीन के बहुत से ग्रुप्स थे यहाँ पे, सिर्फ एक ग्रुप नहीं था बल्कि बहुत से ग्रुप्स थे, ठीक है, जिन्होंने मिलकर जो है ये वॉर लड़ी। और उस वॉर में जो है बहुत ज़्यादा फिर जो है वो, उसमें मैंने जैसे कहा कि हफीजुल्लाह अमीन को भी बाद में कत्ल कर दिया गया, और बबरिक कमाल जो है इनको प्रेसिडेंट बना दिया गया, क्योंकि हफीजुल्लाह अमीन जो है वो सोवियत यूनियन के कुछ अगेंस्ट हो चुके थे, इसलिए जो है सोवियत यूनियन ने माना जाता है कि उन्होंने इन्हें मरवाया और बबरिक कमाल को बिठाया ताकि वो उनको सही स्मूथली जो है वो सोशलिज्म को अफगानिस्तान के अंदर लेके जा सके। अब ये जो वॉर हुई, इसमें यूएस का रोल था, जिसमें अफगान वॉर के ऊपर मैं बात कर चुका हूँ, ऑलरेडी वीडियो मौजूद है, वो मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी उसे देख लें। ठीक है, यूएस का रोल था क्योंकि यूएस ने सोवियत यूनियन को रोकना था हर सूरत में अफगानिस्तान के अंदर। पाकिस्तान का रोल था क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता था कि इसके बाद वो पाकिस्तान में आए, ठीक है। और सऊदी अरब का रोल था, यानी किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का, कि उसने जिहाद को प्रमोट किया और अनाउंस कर दिया कि अफगानिस्तान के अंदर जो भी जाके लड़ेगा वो जिहाद है और वो शहीद होगा। तो ऐसे में सऊदी अरब ने क्या किया जी, एक तो सपोर्ट की, मैन पावर सपोर्ट की, पाकिस्तान ने ट्रेनिंग दी, पाकिस्तान के ISI ने, ठीक है, और CIA ने भर भर के पैसे दिए, और उसामा बिन लादेन भी जो है उस टाइम पे फिर उन्होंने लीड किया इसको, इस वॉर को, जो जिहाद था उस टाइम पे अफगानिस्तान के अंदर। तो उसमें फिर क्या हुआ कि 10 साल का ये अरसा लगा, और 10 साल में जो है सोवियत यूनियन को फिर शिकस्त का सामना करना पड़ा। और उसके बाद एक एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसमें आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो ज़ियाउल हक के साथ और मोहम्मद खान जुनेजो जो है उस टाइम पे मौजूद थे, तो दोनों में आपस में भी चपलिश हुई, ठीक है। उस पर ऑलरेडी मैं जस्ट कह चुका हूँ कि वीडियो बनी हुई है, तो यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो फिर उसके बाद विड्रॉ किया गया। 15 फरवरी 1989 को जो है वो सोवियत यूनियन जो है वो यहाँ से वापस गया, और इसलिए वापस गया कि 50,000 के करीब, 50,000 के करीब सॉरी, उसके जो फौजी हैं वो यहाँ पे कत्ल हो गए। तो 50,000 के करीब कत्ल हुए और बहुत बड़ा जो है वो इकोनॉमिक लॉस हुआ, तब जाके सोवियत यूनियन यहाँ से वापस लौटा। और इसीलिए हम ये मानते हैं कि ये सारा का सारा क्रेडिट जो है वो ISI को देते हैं कि उसने किया, लेकिन ये ISI या CIA जो है इसका मिली भगत जो है वो थी। आगे बढ़ते हैं। लेकिन फिलहाल जो हुकूमत है अफगानिस्तान के अंदर वो PDPA की ही चल रही है। ये बात आपने दिमाग में रखनी है कि गवर्नमेंट अभी तक चेंज नहीं हुई, PDPA की ही हुकूमत है, यानी वही लिबरल पॉलिसीज उसी तरह से फिलहाल जो है वो चल रही हैं। उसके बाद यानी 1989 में जब वापस चले गए तो यहाँ पे सिविल वॉर स्टार्ट हो गई। 1989 से लेके 1992 तक फर्स्ट फेज था सिविल वॉर का, उसके बाद सेकंड फेज आया उसका। तो ये जो 3 साल का अरसा था काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहा, यानी 1989 से 1992 का। और यही जनरल ज़ियाउल हक ने कहा था कि भाई अगर हम एग्रीमेंट कर देते हैं अफगानिस्तान के अंदर और सोवियत यूनियन वापस चला जाता है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिविल वॉर स्टार्ट हो जाएगी। और वही हुआ, सिविल वॉर यहाँ पे स्टार्ट हो गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी कहा गया कि अगर अमेरिका वापस भाग गया तो उसने क्या किया, यहाँ पे सिविल वॉर अब स्टार्ट हो गई कि मंशेर के अंदर अब देखिए अब मुकाबला जो है वो हो रहा है वहाँ पे। तो अब उसमें क्या हुआ कि PDPA, अब अगर हम बात करें कि जो सिविल वॉर थी ये किन के बीच में लड़ी गई, इसको आपने समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इस सिविल वॉर को आप समझेंगे तभी आपको समझ आएगी कि जो आज का जो अफगानिस्तान है 2021 का, इसमें जो कुछ हो रहा है वो सारे का सारा हिस्ट्री की रिफ्लेक्शन है। वो कहते हैं ना हिस्ट्री अपने आप को दोहराती है, तो आज भी आपको नजर आएगा वही चीज हो रही है। तो अब वो जैसे ही सोवियत यूनियन यहाँ से वापस लौटा तो PDPA की हुकूमत थी, और PDPA के अगेंस्ट तो पहले से ही पिछले 10 सालों से जो है ना मुजाहिदीन लड़ रहे थे इस्लाम के लिए। तो ऐसे में क्या हुआ कि यहाँ पे PDPA का जो सदर था वो था डॉक्टर नजीउल्लाह, ठीक है। डॉक्टर नजीउल्लाह जो थे ये प्रेसिडेंट थे अफगानिस्तान के उस टाइम पे, और इनके साथ जो मिलिट्री कमांडर था वो था अब्दुल रशीद दोस्तम। तो ये आर्मी कमांडर था, ये दोनों एक साइड पे थे, ठीक है, अब्दुल रशीद दोस्तम, और साथ में जो है वो
डॉक्टर नजीउल्लाह, ये एक साइड पे हो गए। और दूसरी साइड पे कौन था? दूसरी साइड पे हमारे पास यहाँ पे 5 से 6 जो है वो अफगान ग्रुप मिल के उन्होंने जो है वो पूरे के पूरा मुजाहिदीन बने हुए थे, लेकिन उनका आपस में भी जैसे मैंने कहा लड़ाई हुई, तो एक साइड पे वो थे, ठीक है। अब मुजाहिदीन में कौन कौन से ग्रुप शामिल थे और किस किस की सपोर्ट थी? तो सबसे पहले अहमद शाह मसूद का जो ग्रुप था, ठीक है, ये जो आपको सामने पिक्चर दिखाई दे रही है, ये है अहमद शाह मसूद, जिन्हें के अफगानी नेपोलियन भी माना जाता है। और यही अहमद शाह मसूद का जो बेटा है वो 2021 के अंदर पंजशेर में भी जो है वो तालिबान के खिलाफ लड़ रहा है, इस टाइम पे जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, अगस्त के अंदर। तो ये अहमद शाह मसूद थे, इनको भी पाकिस्तान की हिमायत हासिल थी और साथ में यूएस की हिमायत हासिल थी। और इनकी जो पार्टी थी उसका नाम था जमात इस्लामी, ठीक है, ये जमात इस्लामी को रिप्रेजेंट करते थे। दूसरी साइड पे गुलबदीन हिकमत यार थे, जो कि हिज़्ब इस्लामी गुलबदीन के जो है वो हेड थे, और इनको भी पाकिस्तान की सपोर्ट हासिल थी। इवन इनको ज़्यादा सपोर्ट हासिल थी आईएसआई की दूसरों की बनस्बत। दूसरी साइड पे थे अब्दुल रशीद सैफ, ये जो अब्दुल रसूल सैफ थे, इनको माना जाता है कि भाई ये 9/11 के मास्टरमाइंड थे और ये इत्तेहाद इस्लामी के जो है वो हेड थे और सऊदीया इन्हें सपोर्ट कर रहा था। यहाँ पे आपको जो पिक्चर दिखाई दे रही है, ये जो है वो अब्दुल रशीद की है, अब्दुल रसूल सैफ की है। इसके बाद जलालुद्दीन हक्कानी है, ये जो शख्स है ये जो है जलालुद्दीन हक्कानी है, जिस पिक्चर के अंदर आप अगर देखें तो ये जलालुद्दीन हक्कानी नेटवर्क के थे हेड, और इनको भी सऊदीया की सपोर्ट थी। इसके अलावा हिज़्ब वहदत थी, ठीक है, और हिज़्ब वहदत जो है इसको ईरानियन सपोर्ट हासिल थी। तो ये कुछ ग्रुप्स थे मुजाहिदीन के। अब एक्चुअली में ये जो मुजाहिदीन के ग्रुप्स थे, इनकी आपस में भी लड़ाइयाँ थी, क्यों? पावर के लिए। और ये मिल के जो है इस्लामिक लॉ के हक में जो है वो पीडीपीए के अगेंस्ट भी लड़ रहे थे, यानी हुकूमत के अगेंस्ट भी लड़ रहे थे। अब बात को समझ रहे हैं कि सिविल वॉर में क्या हुआ कि एक साइड पे डॉक्टर नजीउल्लाह और अब्दुल रशीद दोस्तम, यानी एक साइड पे हुकूमत और दूसरी साइड पे मुजाहिदीन के ग्रुप्स जो हैं वो लड़ रहे हैं आपस में भी और इनके साथ भी लड़ रहे हैं। तो अब यहाँ पे आप अगर इस मैप में देखिए 1992 के अंदर, तो आपको दिखाई देगा कि ये किस तरह की तकसीम यहाँ पे उस टाइम पे हुई भी थी। जमात इस्लामी अगर देखें, इसका ये जो इलाका है, ये जो इलाका है सारे का सारा, ये इलाका जो है एक्चुअली में ये क्या है जी, तो ये जो सारा इलाका है ये है जमात इस्लामी, यानी कि ये जो अहमद शाह मसूद हैं इनके कंट्रोल में था उस टाइम पे। ये सारे का सारा इलाका ये मुजाहिदीन को हेड कर रहे थे और इन्हें भी जो है वो पाकिस्तान की सपोर्ट हासिल थी, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं, ठीक है, जितनी कि गुलबदीन हिकमत यार को जो है वो हासिल थी या उनकी जो है वो हिज़्ब इस्लामी को हासिल थी, ठीक है। तो उनकी दूसरा जो यहाँ पे आप ग्रुप देख रहे हैं, ये जो है ये हज़ारा ग्रुप है, ये बीच में जो है, ठीक है, यहाँ पे इनका है। तो ये 6 हिस्सों में, 6 से 7 हिस्सों में जो है अफगानिस्तान उस टाइम पे 1992 के अंदर तकसीम था और ये हुकूमत के खिलाफ भी लड़ रहे थे और आपस में भी जो है वो इनकी लड़ाइयाँ लगी हुई थी। उसके बाद यहाँ 1996 के अंदर आप देखिए तो फिर क्या है, हालात हमें यहाँ चेंज दिखाई देते हैं कि एक साइड पे जो है वो जमात इस्लामी बिल्कुल उसी तरह से मौजूद है, यहाँ पे ये बहुत बड़ा एरिया, ठीक है जी, यहाँ पे ताजिकिस्तान का जो बॉर्डर है इसके साथ ये एरिया जो है वो जमात इस्लामी का है। दूसरी साइड पे अगर हम बात करें जैश इस्लामी की, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इलाका है ये उनके साथ है। इसके अलावा अगर हम बात करें ये जो बहुत बड़ा एरिया है, तो ये बहुत बड़ा एरिया जो है तालिबान के कंट्रोल में है, क्योंकि 1994 के अंदर तालिबान फर्स्ट टाइम सामने आए थे, तो उसके बाद उन्होंने जो है वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे जो है पूरे के पूरे इलाके को अपने कंट्रोल में ले लिया, ठीक है। ये 1996 का है। फिर 2001 के अंदर आप देखिए कि तालिबान का बहुत ज़्यादा होल्ड है, लेकिन दूसरी साइड पे जमात इस्लामी अभी भी मौजूद है और इसका ये इलाका जो है ये होल्ड पे है, जिसको आज हम कह रहे हैं कि पंजशेर वैली के अंदर जहाँ पे तालिबान की लड़ाई लगी हुई है, ठीक है। उसके बाद फिर 2001 के एंड पे देख लें आप क्या हुआ, क्योंकि उस टाइम पे 2001 में फिर कत्ल भी कर दिया गया था अहमद शाह मसूद को, लेकिन फिर भी जो है उनका होल्ड यहाँ पे मौजूद रहा। तो ये 6 से 7 ग्रुप्स यहाँ पे मौजूद थे। अब इस सिविल वॉर का रिजल्ट क्या हुआ कि जो पीडीपीए था, ठीक है, उसकी गवर्नमेंट एंड हो गई, क्योंकि पीडीपीए ने देखा कि जब इतना ज़्यादा खून खराबा है और बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो यूएन के कहने पे फिर जो है हुकूमत ख़त्म हुई। जाहिर बात है जब हुकूमत ख़त्म हुई क्योंकि वहाँ पे कब्जा हो चुका था, लेकिन कब्जा थोड़ा सा डिफरेंट था। कब्जा किस तरह से डिफरेंट था कि इस बार काबुल पे जो अटैक हुआ था वो किया था अहमद शाह मसूद ने, यानी कि अहमद शाह मसूद के जो जमात इस्लामी थी, उस जमात इस्लामी ने जो है वो काबुल पे कब्जा कर लिया था 1992 के अंदर, ठीक है। लेकिन बाकी जो एरियाज थे वहां पे अभी भी गुलबदीन हिकमत यार जो है वो लड़ रहे थे और गुलबदीन हिकमत यार जो है वो खासकर साथ में जमात इस्लामी के अगेंस्ट भी लड़ रहे थे कि भाई किसी तरह से अहमद शाह मसूद की हुकूमत को खत्म करके काबुल पे उनकी हुकूमत आए। तो यही इनका एक ड्रॉबैक था कि ये आपस में जो लड़ रहे थे, ठीक है। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो पेशावर है, पेशावर पीस एकॉर्ड हुआ और उसमें मुजाहिदीन को जो है उनकी कुलियन गवर्नमेंट बनाने की कोशिश की गई, जिसमें सब ने हामी भरी, लेकिन जो गुलबदीन हिकमत यार थे इन्होंने हामी नहीं भरी। उस पर भी ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि भाई आईएसआई उसकी बैक पे थी और आईएसआई नहीं चाहती थी कि भाई कोई ऐसी कुलियन गवर्नमेंट बने, क्योंकि वो गुलबदीन हिकमत यार को ही जो है वो प्रमोट करना चाह रहे थे, ठीक है।
अब ऐसे में क्या हुआ, 6 मिलिटेंट फाइटर्स आपस में ही लड़ रहे हैं और साथ में हुकूमत भी उनके जो है वो आधी कंट्रोल में, एक इलाका एक के कंट्रोल में, एक इलाका दूसरे कंट्रोल में, ऐसे हालात भी जो है वो साथ में चल रहे हैं। फिर क्या हुआ जी, काबुल जो है वहां पे 1992 के अंदर जो है वो जब कब्जा हो गया, तो उसके बाद काबुल का जो एरिया था वो एक साइड पे और बाकी मुल्क एक साइड पे। क्या बाकी मुल्क में जो ज्यादा होल्ड था वो गुलबदीन हिकमतयार का था और काबुल या उसका जो साथ के इलाके थे वहां पे जो है वो अहमद शाह मसूद का कंट्रोल था। फिर देखते ही देखते क्या हुआ, सिर्फ 2 साल के बाद जो है, 2 साल के बाद क्या हुआ जी कि 2 साल के बाद तालिबान जो है वो सामने आते हैं। अब जरा देखिए कि तालिबान जो है सामने आते हैं तो क्या होता है। अब 1994 के अंदर मुल्ला उमर जो हैं ये अपने 50 स्टूडेंट्स के साथ जो है वो सामने आते हैं और ये कहते हैं कि अफगानिस्तान जो है उसके हालात इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बुरे हैं, खास करके जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा बुरी है, इसलिए हम लॉ एंड ऑर्डर के हालात को बेहतर करने के लिए अफगानिस्तान में जो है वो अपनी हुकूमत को हासिल करना चाहते हैं। अब आपको ज़रा समझना है कि तालिबान एक्चुअली में हैं कौन, ठीक है। अगर हम ये समझें कि तालिबान हैं कौन, तो इस हवाले से जो है सबसे स्ट्रांगली ये माना जाता है कि जो तालिबान हैं ये एक्चुअली में जो है ये वो लोग हैं जो कि मुहाजिरीन थे, ठीक है जी। मुहाजिरीन का मतलब क्या है कि ये वो लोग जबकि स्वेत वॉर हुई तो इनको पाकिस्तान में जगह दी गई और ये पाकिस्तान के जो बॉर्डर एरियाज़ है यहाँ पे रहे, तो बॉर्डर एरियाज़ के अंदर JUI जो है, जमात इस्लामी जो है, ठीक है, जमात इस्लामी जो है, तो ये जो उलमाए इस्लाम की जो है, सॉरी जमात इस्लामी नहीं, उलमाए इस्लाम जो है, ठीक है, जमात उलमाए इस्लाम, तो जमात उलमाए इस्लाम के जो मदरसे हैं इन मदरसों में इन्होंने तालीम हासिल की। अब बात को समझ रहे हैं कि ये कौन लोग थे, ये मुजाहिदीन थे, मेजॉरिटी में मुहाजिरीन थे, वो मुहाजिरीन जो कि स्वेत वॉर में पाकिस्तान में जिन्होंने पनाह ली, अभी उनकी उम्र कम थी, उन्होंने यहाँ पे आके JUI के जो मदरसे थे उन मदरसों में तालीम हासिल की। उस तालीम के बाद जो है उन्होंने जब वापस अफगानिस्तान गए तो मुल्ला उमर जो है, ये जो आपको सामने पिक्चर दिखाई दे रही है मुल्ला उमर की जो तालिबान के हेड हैं, तो इन मुल्ला उमर ने जो है कंधार का जो इलाका है जिसको बर्थ प्लेस कहा जाता है अफगानिस्तान की, ठीक है, कि अफगानिस्तान तालिबान जो पैदा हुए वो कंधार से हुए, तो ये कंधार के इलाके में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, तो यहाँ पर इन्होंने जो है वो हालात सेट किए, अपना एक जगह बनाया, अपनी एक यहाँ पर एक हुकूमत बना दी और उस हुकूमत से लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। इनका इन्फ्लुएंस आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ हुआ और उन्होंने अपने इन्फ्लुएंस में बाकी जो मुजाहिदीन ग्रुप थे, जैसे जैसे इन्फ्लुएंस इंक्रीज हुआ तो बाकी जो मुजाहिदीन थे वो सारे के सारे भी इन्होंने ज्वाइन किया और इस तरह से इनकी जो है वो पावर बढ़ी और सिर्फ 2 साल के अंदर यानी 1996 के अंदर जो है इन्होंने काबुल पे कब्जा कर लिया, अहमद शाह मसूद को वहां से निकाल दिया और इस तरह से जो है इनकी हुकूमत वहां पे बनी और उस हुकूमत के इंजे के तौर पे जो है वो यहाँ पे गुलबदीन हिकमतयार, जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, गुलबदीन हिकमतयार जो है ये वज़ीर-ए-आज़म भी फिर बने, जबकि उससे पहले 1992 के अंदर जो है वो सदर तो पहले से ही जो है वो बन चुके थे बुरहानुद्दीन रब्बानी। तो 1992 से में तो बुरहानुद्दीन रब्बानी जो है वो तो सदर बन चुके थे पहले से, ठीक है, जिनको सपोर्ट हासिल थी मुजाहिदीन की भी साथ में। तो 96 में जो है फिर साथ में गुलबदीन हिकमतयार जो है जिनको मुजाहिदीन ने या तालिबान ने खास करके नॉमिनेट किया था, तो इन्होंने जो है फिर क्या किया जी, इन्होंने जो है वो हुकूमत संभाली, एज ए प्राइम मिनिस्टर साथ में संभाली हुकूमत। तो तालिबान ने सिर्फ 2 साल के अरसे में अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज किया, वहाँ पे शरिया को निफाज किया, ठीक है जी, लॉ एंड ऑर्डर को सेट किया, क्योंकि उनका जो गोल था मेन वो शरिया ही जो है वो उसको वहाँ पे लाना था। तो इसी वजह से सम टाइम जो है वो जैसे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मुजाहिदीन या खास करके जो तालिबान है वो तालिबान पाकिस्तान की पैदावार है या पाकिस्तान के मदरसों की पैदावार है, कि पाकिस्तान के मदरसों ने बनाया, उसके बाद पाकिस्तान की ISI को जो है वो एक रिप्लेसमेंट मिली अफगानिस्तान के अंदर गुलबदीन हिकमतयार की जो जमात थी उसके अगेंस्ट, कि उन्होंने देखा कि जब गुलबदीन हिकमतयार जो है वो इस तरह से काबू नहीं कर पा रहे काबुल को, तो उन्होंने अफगानिस्तान में फिर जो है वो सपोर्ट किया तालिबान को ISI ने, और उसके नतीजे के तौर पे वहाँ पे उनकी हुकूमत बन गई 1996 में। ये इल्ज़ाम जो है वो लगाया जाता है। इल्ज़ाम इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत से लोग जो है वो इससे डिसएग्री करेंगे, ठीक है, तो लेकिन ये एक पॉपुलर राय ऐसी ही है। उसके बाद जो हम देखते हैं जी कि उसके बाद क्या होता है कि काबुल जो है वो 27 सितंबर 1996 को ये डेट है जबकि काबुल फॉल ऑफ काबुल हुआ। ये फर्स्ट फॉल ऑफ काबुल था और सेकंड फॉल ऑफ काबुल अभी हमने देखा कि जब 2021 में जो है वो सेकंड फॉल ऑफ काबुल हुआ, ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने नाम चेंज कर दिया अफगानिस्तान का 1996 के अंदर, और तालिबान ने उनका नाम जो है वो एमिरेट ऑफ इस्लामिक अफगानिस्तान रखा। वही नाम या वही परचम जो अब 2021 में जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, या जो उनका मौजूद है तालिबान का, वही जो है उस टाइम पे भी उन्होंने नाम रखा अफगानिस्तान का, ठीक है, ये नाम रखा और शरिया को वहां पे इंपोज कर दिया। लेकिन अब इसके अगेंस्ट में क्या हुआ, क्या पूरे का पूरा अफगानिस्तान जो है वो तालिबान की सपोर्ट में आ गया?
अगर ऐसा होता कि पूरे का पूरा अफगानिस्तान तालिबान की सपोर्ट में होता तो फिर सवाल यह है कि हामिद करज़ई की हुकूमत क्यों आती और अमेरिका वहां पे, यूएस क्यों आता वहां पे। तो ऐसा नहीं था, बल्कि उस टाइम पे भी जो है जैसे मैंने कहा कि अहमद शाह मसूद जो ग्रुप था इसने जो है वो अपोज किया। साथ में जो आपको शख्स दिखाई दे रहा है ये फौज का जो कमांडर है, ठीक है जी, अब्दुल रशीद दोस्तम जो है, इसने जो है वो फुल टाइम पे अपोजिशन की, किसकी, तालिबान की। अब ये जो दो लोग हैं, यानी एक साइड पे अहमद शाह मसूद की जमात इस्लामी और दूसरी साइड पे अब्दुल रशीद दोस्तम जो कि पुरानी हुकूमत जिनकी मौजूद थी, अब ये दो, इनके पास 50,000 से ज्यादा जंगजू मौजूद थे और उनके पास भी मौजूद थे। इन्होंने अलायंस बना लिया तालिबान के अगेंस्ट में और इनका काफी बड़े एरिया पे होल्ड भी था। ये जो आपको मैप दिखाई दे रहा है यहां पे, ये जो रेड कलर आपको दिखाई दे रहा है इसको कहा जाता है नॉर्दर्न अलायंस। ये जो नॉर्दर्न अलायंस है इसी को यूनाइटेड फ्रंट भी कहा गया कि यहां के जो इलाके थे, ये जो इलाका है इस साइड के इलाके पे दोस्तम की हुकूमत थी या दोस्तम का कंट्रोल था, और ये जो इलाका है काबुल के साइड का, ठीक है, पंजशेर वैली साइड का, तो यहां पे अब्दुल रशीद अहमद मसूद थे। तो इन्होंने क्या किया, यूनाइटेड फ्रंट बना लिया। अब मजे की बात यह है कि पहले ये एक दूसरे के दुश्मन थे, ठीक है, जब स्वेत वॉर हो रही थी तो उस टाइम पे ये पीडीपीए के अगेंस्ट में इन्होंने सारे का सारा जो है वो वॉर लीड की थी जमात इस्लामी ने। लेकिन अब ये जो है तालिबान को हराने के लिए दोनों एक हो गए, तो इनको यूनाइटेड फ्रंट कहा गया, यानी मसूद इक्वल्स टू दोस्तम और वर्सेस जो है वो तालिबान, ये मुकाबला आया। और ये मुकाबला जो है काफी टफ चला, खैर फैसला तो नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि अब इनका इख्तिलाफ इसी बात पे था क्योंकि दोनों, देखिए, तालिबान जो है उसमें मुजाहिदीन शामिल थे और ये भी मुजाहिदीन ग्रुप से ही ताल्लुक था इनका, तो ये चाहते थे डेमोक्रेसी यानी जमहूरियत जो है उसको फरोग दिया जाए, ठीक है, जबकि दूसरी साइड पे जो तालिबान थे वो इस्लामी जमहूरियत को या इस्लामिक सिस्टम को जो है वो प्रमोट करना चाह रहे थे। तो ये एक सिविल वॉर दोबारा से स्टार्ट हो गई अफगानिस्तान के अंदर, या जो शायद खत्म ही नहीं हुई थी, वो उसी तरह से मजीद 1996 के बाद भी जो है वो आगे चली। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या हुआ, 5 साल ये इसी तरह से जो है वो लड़ाई लगी रही इनकी तालिबान के साथ, और 9 सितंबर 2001 को अहमद मसूद को जो है वो कत्ल कर दिया गया। ये जो अहमद मसूद हैं इनको जो है वो यहाँ पे कत्ल कर दिया और इसका इल्ज़ाम जो है वो अलकायदा के ऊपर आता है कि अलकायदा ने जो है वो इन्हें कत्ल किया। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद जो है जब इनको 9 सितंबर को कत्ल किया गया, ठीक है जी, या जैसे अब कह सकते हैं शहीद किया गया इन्हें, उसके बाद 9/11 को, यानी कि ठीक 2 दिन बाद जो है वो क्या हुआ जी, 9/11 को यहाँ पे अटैक हो गए, ठीक है, उसी डेट को। और अटैक क्या हुए कि जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था और जो पेंटागन था, यहाँ पे जो है उसामा बिन लादेन के ऊपर इल्ज़ाम लगता है या अलकायदा के ऊपर कि इन्होंने जो है वो जहाज़ों को हाईजैक किया और पेंटागन जो अमेरिका का जो यूएस का फौजी अड्डा है वहाँ पे जहाज़ों को टकराया और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे टकराया और तकरीबन 3000 लोग जो है वहाँ पे मारे गए। अब उन 3000 लोग मारे गए तो उनका बदला लेने के लिए उन्होंने क्या किया जी, जो यहाँ पे तालिबान की हुकूमत थी अफगानिस्तान के अंदर, जो तालिबान की हुकूमत थी, उनसे डिमांड किया कि भाई आप ऐसा करें, अहमद अज़वारी और जो उसामा बिन लादेन हैं, इन्होंने क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल की है तो आप इन्हें हमारे हवाले करें। लेकिन ऐसे में क्या हुआ कि तालिबान ने इनको हैंड ओवर करने से इनकार कर दिया। अब जब तालिबान ने इनकार किया तो जो अमेरिका है, अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने अपने कमांडोज भेजे, जिसने कमांडोज भेजे या आप कह लें उन्होंने अपनी आर्मी भेज दी, स्टार्ट में तो उन्होंने कमांडोज भेजे, जिसने यूनाइटेड फ्रंट जो कि बागी थे, मेरी बात समझ रहे हैं, क्योंकि बागी तो पिछले 5 साल से जो है वो लड़ रहे हैं तालिबान की हुकूमत के खिलाफ, 5 साल तो होने को हैं, 6 साल हो चुके हैं। तो अब ऐसे में उन्होंने, अमेरिका ने क्या किया कि अमेरिका तालिबान की हुकूमत के खिलाफ हो गया, तो उसने क्या किया कि यहाँ पे यूनाइटेड फ्रंट का साथ दिया, जो बागी लोग थे उनको सपोर्ट किया और बागी लोगों में अपनी फौज भेज दी और ऐसे एक वॉर स्टार्ट हो गई। उस वॉर के बाद वहाँ पे जो तालिबान की हुकूमत थी वो ख़त्म हो गई अफगानिस्तान के अंदर, और वो जो तालिबान थे वो सारे के सारे वहाँ से उन्होंने मूव किया और पाकिस्तान के जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, ठीक है, कबायली इलाके, उन कबायली इलाकों में वो मूव करके आगे, जैसे कि इल्ज़ाम लगा पाकिस्तान के ऊपर कि भाई यहाँ पे सेफ हेवंस हैं, आप ऑपरेशन करें, ये करें, गुड तालिबान, बैड तालिबान, यहाँ से ये सारे का सारा इशू स्टार्ट हुआ एक्चुअली में, ठीक है, कि वो जो तालिबान जहाँ पे मौजूद थे, अब जाहिर बात है अगर उनके साथ उनका लिंक था आईएसआई के साथ या पाकिस्तान के साथ, तो फिर उन्होंने मूव करना था और बॉर्डर भी ओपन था। ऐसी बात भी नहीं थी कि जब उनकी हुकूमत वहाँ पे गई, उनके खिलाफ ऑपरेशन स्टार्ट हुआ तो सारे के सारे पाकिस्तान के जो कबायली इलाके थे वहाँ पे आके उन्होंने पनाह ली और यहाँ पे आके खुद को सेव किया, और यहाँ से फिर ये अफगानिस्तान के अंदर जो यूएस की हुकूमत आई या हामिद करज़ई की जो हुकूमत आई, तो ये जो हामिद करज़ई साहब हैं इनकी हुकूमत आई तो इनके ऊपर जो है वो अटैक करते रहे और वो सारे का सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगता रहा कि पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो सपोर्ट कर रहा है तालिबान को, ठीक है, ये इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगा।
तो उसमें अब क्या हुआ कि यूएस जो है वो अफगानिस्तान के अंदर बैठ गया और एक नए एरा का जो है वो आगाज हो गया वहां पे। तो वो जो पुराने दोस्त थे, ठीक है जी, जो ओल्ड फ्रेंड्स थे, वो अब दुश्मन हो गए। ओल्ड फ्रेंड कैसे कि ये वही तालिबान हैं या मुजाहिदीन खास करके ने कहा जाए, ये वही मुजाहिदीन हैं जिनको अमेरिका ने जो है वो सपोर्ट किया था सिर्फ इसलिए कि सोवियत यूनियन जो है उसको आगे ना बढ़ने दिया जाए। अब इन्हीं मुजाहिदीन के खिलाफ जो है वो ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया अमेरिका ने, या जंग स्टार्ट कर दी, तो अब वो दुश्मन हो गए। और यहाँ पे हामिद करजई जो है उसकी हुकूमत स्टार्ट हुई 2001 से लेकर 2014 तक, एक बहुत लंबा टेन्योर जो है यहाँ पे हामिद करजई ने एक पपेट के तौर पे जो है वो गुजारा। गो के खैर पपेट हम कह भी सकते हैं, लेकिन एक सपोर्ट भी मौजूद थी, बिल्कुल वैसी ही सपोर्ट जैसे मैंने कहा था कि सोवियत यूनियन को बुलाने के लिए भी यहाँ पे ग्रुप्स मौजूद थे, तो इसलिए इनको सपोर्ट भी मौजूद थी यहाँ पे। तो इन्होंने यहाँ पे हुकूमत की, दोबारा से लिबरलिज्म यहाँ पे आया, क्योंकि अभी जो प्रॉब्लम चल रहा है अफगानिस्तान के अंदर वो यही है कि वो जो पठान है, जो खास करके जो लिबरल पठान है, जो कि इस टाइम पे कबूल नहीं कर रहे तालिबान की इस्लामिक गवर्नमेंट को, तो वो जो है वो पिछले 20 सालों में जो भी जनरेशन जो अमेरिका ने तैयार की वहाँ पे, तो वो सारी की सारी जो है वो एक लिबरल जनरेशन थी, ठीक है। और इकोनॉमिक ग्रोथ गो के उसमें रही, क्यों रही? क्योंकि डॉलर जो है वो आता रहा बाहर से, जाहिर बात है जंग के लिए खरबों डॉलर्स आए, जैसे अमेरिका अब क्लेम कर रहा है कि उसने जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिकन आर्मी के ऊपर लगाए, अमेरिकन सोसाइटी पे लगाए, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ कि फिर भी तालिबान जो है उन्होंने जो है वो टेक ओवर कर लिया विद इन अ मंथ। तो ये अब क्लेम अमेरिका का आ रहा है। तो खैर डॉलर के अंडर इकोनॉमी बेहतर हुई और कुछ हालात जो चले आ रहे थे उससे पहले जो है वो अफगानिस्तान के बेहतर हुए, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो खुदकुश हमले जो है वो स्टार्ट हो गए। और वो जो खुदकुश हमले थे वो पाकिस्तान के अंदर भी स्टार्ट हो गए, क्योंकि पाकिस्तान भी जो है उसने सपोर्ट किया, किसको सपोर्ट किया? नेटो को सपोर्ट किया, ठीक है जी। तो नेटो या अमेरिका को सपोर्ट किया, उसके नतीजे के तौर पे पाकिस्तान में भी हमले स्टार्ट हो गए। अब एक तालिबान वो थे जो पाकिस्तान के अंदर अटैक करते थे, और एक तालिबान वो थे जो कि अफगानिस्तान के अंदर जो है वो हुकूमत को अटैक करते थे। तो अब एक प्रो अमेरिका जो है वो आगे, प्रो पाकिस्तान आगे, कुछ पाकिस्तान के हक में थे और कुछ पाकिस्तान की मुखालफत में थे। तो यहाँ पे पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल, खास करके जनरल मुशर्रफ के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जनरल मुशर्रफ जो है उन्होंने 1999 के अंदर या 2000 के अंदर जो है वो तकरीबन कोई 20,000 के करीब जो है वो आर्मी जो है, आर्मी के फौजी जो हैं वो तालिबान की शक्ल में वहां पे भेजे लड़ने के लिए, ये इल्ज़ाम लगाया जाता है। तो अब वही लोग जो है वो वापस पाकिस्तान में आए, तो पाकिस्तान के खिलाफ भी कुछ हैं और कुछ जो है वो पाकिस्तान से डिमांड की जा रही है कि इनके खिलाफ आप ऑपरेशन करें। उसके बाद अशरफ गनी जो है वो 2014 से 2021 तक फिर इनकी हुकूमत रही। अब देखें अशरफ गनी फिर 2021 में, अब कैसे कुछ दिन पहले जो है वो भागे हैं यहाँ से अफगानिस्तान से कि किसी को पता भी नहीं चला, और अशरफ गनी जो हैं ये अफगानिस्तान छोड़ के भाग गए, जो कि सारे का सारा ब्लेम पाकिस्तान के ऊपर लगाते हैं। इस टाइम पर अगर आप देख लें तो सारे का सारा जो इल्ज़ाम है वो ISI के ऊपर आ रहा है। इवन खुद जो है पाकिस्तानी इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ISI ने 2 सुपर पावर्स को जो है वो शिकस्त दी। पहले सोवियत यूनियन को अमेरिका के साथ मिलकर शिकस्त दी, फिर अमेरिका के साथ, जैसे जनरल हमीद साहब की एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई, ठीक है, कि उन्होंने कहा था कि भाई हम अमेरिका को मिलके, अमेरिका के साथ मिलके अमेरिका को शिकस्त देंगे। तो यूएस को शिकस्त दी, वो किसने दी? ISI ने जो है वो दी। तो ऐसे में ISI का रोल जो है वो इस टाइम पे हमें देखने को मिल रहा है। अब यूएस ने विड्रॉ किया अफगानिस्तान से, और अफगानिस्तान से विड्रॉ करने के बाद अब वो यहाँ से वापस चला गया, या वापस जाने की मुकम्मल तैयारियों में इस टाइम पे है। और पीछे जो है वो तालिबान दोबारा से जो है वो काबुल को फतह कर चुके हैं। और ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है ये सदारती महल की है, जिस टाइम पे अभी 2021 में जो है वो काबुल जो है वो तालिबान जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट पैलेस के अंदर पहुंचे, और यहाँ पे आके उन्होंने जो है वो अनाउंस किया कि भाई अब काबुल जो है उनके अंडर है इस टाइम पे। अब अगर हम देखें वर्ड नेक्स्ट कि भाई क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या खास करके पाकिस्तान के रोल की ओवरऑल बात करें, तो ओवरऑल पाकिस्तान का रोल देखते हैं तो हमें बार बार जो है वो ISI का रोल देखने को मिलता है, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। हकीकत यही है कि हमें दोनों तरह से देखने को मिलेगा, कहीं पॉजिटिव देखने को मिलेगा, कहीं नेगेटिव देखने को मिलेगा। क्योंकि ISI ने पाकिस्तान के हिसाब से तो ठीक काम किया, लेकिन जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसके हिसाब से गलत काम किया। क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी का मतलब यह है कि ISI को नेटो को सपोर्ट करना चाहिए था उन्हें जितवाने के लिए, लेकिन ISI ने उन लोगों को सपोर्ट किया जिसे उन्होंने खुद बनाया था। तो जाहिर बात है अब फिर एक तरफ से ISI भी ठीक है, तो गो कि अब सही और गलत का फैसला तो आपने करना है। मैं तो यहाँ पे सिर्फ ये कह सकता हूँ कि रोल इनका मौजूद रहा, और रोल मौजूद इनका कब से रहा? 1789 के बाद से, ठीक है, खास करके। और उससे पहले भी जो है वो 1979 के बाद से जो है इनका रोल बहुत ज़्यादा, जब सोवियत यूनियन जो है वो अफगानिस्तान के अंदर दाखिल हुआ तो पाकिस्तान का रोल बहुत अहम रहा। अब भी पाकिस्तान का रोल बहुत अहम है। क्यों? इसलिए कि दुनिया ये मानती है कि जो तालिबान हैं वो किसी भी सूरत नहीं जीत सकते थे अगर उन्हें पाकिस्तान की सपोर्ट हासिल ना होती। इसलिए अब एक तरह से अफगानिस्तान के अंदर भी जो है वो प्रो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ही है वहाँ पे। तो फ्यूचर में जो है वो पाकिस्तान का जो स्टैंड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और पाकिस्तान ही वाहिद मुल्क है जो कि एक रोल
प्ले कर सकता है अफगानिस्तान के अंदर जो है वो एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए, एक बेहतर फ्यूचर के लिए। गो कि जैसा कहा जा रहा है कि इस दफ़ा के तालिबान भी चेंज हैं, उन्होंने स्कूल भी खुले रखे हैं, उन्होंने कहा कि भाई आप लोग मुल्क से बाहर भी ना जाएं, लेकिन फिर भी आप देख लें बहुत से लोग जो हैं जिनको ये खौफ है कि उनके जो लिबरलिज्म है, जो उनकी आज़ादी है वो ख़त्म होगी, तो वो यहाँ से भाग के मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में शिफ्ट हो रहे हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रहा है और मज़ीद इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, और अभी इसका रोल जो है वो मज़ीद आगे बढ़ेगा, क्योंकि जो 2001 से जो एरा स्टार्ट हुआ था 2021 तक का ख़ास करके, तो ये जो हामिद करज़ई हैं या अशरफ गनी हैं, इन्होंने सबसे ज़्यादा किसको सपोर्ट किया? इंडिया को सपोर्ट किया, कि इंडिया ने यहाँ पे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी अफगानिस्तान के अंदर। अब वो इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल में आ चुकी है, क्योंकि अब इंडिया भी यहाँ से वापस जा चुका अफगानिस्तान से। तालिबान जो है अब वो इंडिया को भी यहाँ पे जो है वो ऑपरेट नहीं करने दे रही, तो जाहिर बात है अब इंडिया भी ऐसे में प्रोपेगेंडा जो है उसका भी है कि भाई आईएसआई जो है ये रोल प्ले कर रही है। तो अब देख लें आप कि आप खुद ही फैसला करें आईएसआई का रोल पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो आपने फैसला करना है, वो मैं जो है इस पर फैसला नहीं कर सकता। लेकिन वीडियो को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो गई है और स्टॉप करते हैं। तो ये थी जी अफगानिस्तान की हिस्ट्री, अफगानिस्तान के बनने के बाद से, ठीक है, जो अफगानिस्तान इस्टेब्लिश हुआ अहमद शाह अब्दाली के बाद से, और आज 2021 तालिबान का जो अफगानिस्तान है उस तक की, ठीक है। और इतनी बड़ी वीडियो है, ऑब्वियसली बहुत सी मिस्टेक्स भी होती हैं। आप फीडबैक के लिए ज़रूर जो है पॉजिटिव फीडबैक के लिए पॉजिटिव अंदाज में जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर जो है वो मेंशन कर सकते हैं। और एट द एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।